Assalamualaikum. I welcome you all to the first episode of Marham's Health Podcast. I'm very happy to share that we are starting the first ever health podcast on YouTube, जिसमें हम डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ डिफरेंट डिजीज़ के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, हम कन्वर्सेशंस करेंगे, हम सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करेंगे और इस तरह की कन्वर्सेशंस करने की कोशिश करेंगे जिनमें जो है वो आप सबको फ़ायदा हो सके। जो आज हमने पहला टॉपिक अपनी फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए चूज़ किया है वो है वेट लॉस। और वेट लॉस का टॉपिक चूज़ करने की रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त हर दूसरा या तीसरा बंदा जो है या तो वो वेट लॉस करना चाहता है या वो इसके बारे में कंसर्न्ड है और इसके बारे में जानना चाहता है। ये बड़ा एक हॉट टॉपिक मैं कहूँगी कि चल रहा है। हम इसको डिफरेंट सोशल मीडिया पे डिफरेंट लोगों को बात करते हुए भी देख रहे होते हैं, लोग इसके बारे में इंटरनेट पे भी सर्च कर रहे होते हैं, पर क्या सही है क्या गलत है, किस तरह इसको आगे लेकर चलना है, इसके बारे में जो है वो हमें एक एक्सपर्ट से ही कन्वर्सेशन करनी चाहिए। आज इस टॉपिक के ऊपर जिनसे हम डिस्कशन करेंगे वो है मिस यमुना चट्टा। अस्सलाम वालेकुम मिस यमुना। वालेकुम सलाम अमना। यमुना को आप लोग जो है वो यूट्यूब के ऊपर देखते रहते होंगे, इनका बहुत एक हिट जो है वो इंस्टाग्राम का पेज भी है और आप मरहम के ऊपर भी इनकी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा मिस यमुना जो है वो बहरिया इंटरनेशनल में पिछले 6 साल से जो है वो एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हैं और अपनी सर्विसेज दे रही हैं। यमुना, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड स्टार्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बिकॉज बाकी कंट्रीज में ना ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी चूँकि स्पेशली पता है जिस कंट्री में कोई ऐसा कुछ इशू स्टार्ट हो जैसे वेट लॉस की अगर आप बात करें, मसला सारा यहीं से शुरू होता है। तो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट मीडियम्स का इस्तेमाल करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन यमुना। मैं कन्वर्सेशन इस तरीके से स्टार्ट करना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि आपकी क्या इंस्पिरेशन थी न्यूट्रिशनिस्ट बनने की, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले जो है वो न्यूट्रिशन का ऐसा स्कोप भी नहीं था कि यार हम कहें कि बिल्कुल स्कोप नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही आप बात सही कह रहे हैं। इवन जब मैंने पढ़ भी लिया और मैंने प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट किया ना, तो तब भी मतलब मुझे खुद ही फिगर आउट करना पड़ा था कि क्या फील्ड है ये। अच्छा। पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। वैसे ट्रूली स्पीकिंग जब मैं छोटी थी ना तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था या मुझे गेम्स डेवलप करनी थी। मुझे अच्छा, वो बिल्कुल डिफरेंट साइड है। मेरी बहुत डिफरेंट साइड थी। पर अगर जो मेरा फॉर एग्जाम्पल कोई फॉलोअर्स सुन रहा है तो उसको समझ आ जाएगी कि अच्छा जब जो मेरे इंटरेस्ट रहे मैंने वो सब इंटरेस्ट जो मैं आज कर रही हूँ ना वो सब इंटरेस्ट मिला के मैं आज काम कर रही हूँ। मुझे आज वीडियो एडिटिंग भी आती है। मुझे जिस तरह से मेरी कुछ वीडियोस में जब मुझे कोई बैकग्राउंड बनाना होता है तो वो भी मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम पे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती थी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ें बनना चाहती थी वो था न्यूट्रिशन एंड पे आके। वो भी ऐसे कि मुझे बायो हमेशा से पसंद था बिकॉज मेरी फैमिली है थोड़ी सी डॉक्टर्स की, तो मेरे दादा भी वॉज अ डॉक्टर, तो वो बचपन से ही ना बताना चीज़ों के बारे में और एक अच्छी सेंस थी मुझे ऑफ बायोलॉजी। मैट्रिक में भी मेरे बायो में मुझे बगैर, मैं यही कहती थी मेरे बगैर पढ़े बायो में नंबर आते हैं, मुझे बड़ी अच्छी समझ आती है ये। सही। और जब कॉलेज में भी गई तब भी ये वाली जर्नी विद न्यूट्रिशन एंड बायो बड़ी अच्छी रही। उसके बाद जब आप बड़े होते हो तो आप समझते हो कि अच्छा नहीं कौन सी चीज़ हॉबी है और कौन सी चीज़ कैन बिकम एक्चुअल प्रोफेशन कौन सी है। तो बाद में समझ आई, मैंने कहा अच्छा नहीं बाकी चीज़ें सारी हॉबीज़ हैं, प्रोफेशन में जो मुझे पसंद आया ना चीज़ें डिफरेंट एरियाज एक्सप्लोर करके वो न्यूट्रिशन ही था। तो आज मेरा जितना भी जर्नी है, अगर मैं कहूँ कि यमुना चट्टा किसने बनाया तो मैं ये कहूँगी कि मेरी इस सारी जर्नी में ना मेरे फादर और मेरे हस्बैंड इन दोनों ने मिलके जो मैं आज कर रही हूँ ना ये सब इन दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है। कुछ चीज़ें मुझे पता थी, कुछ इन्होंने मोटिवेट किया। इवन स्टडी भी आगे कंटिन्यू करने में मेरे हस्बैंड ने मुझे कितना मोटिवेट किया और वो आजकल कहने में PhD के लिए जाओ, बाहर करनी है, तुमने बाहर जाना है। ये जो चीज़ है न्यूट्रिशन का जो स्कोप था ये मुझे अगर आप कहें कि मुझे कि पहले से पता था कि न्यूट्रिशन की फील्ड में होता है, मुझे नहीं पता था क्योंकि तब कुछ था भी नहीं। तो जब मैंने ग्रेजुएट की और मैंने फील्ड खुद एक्सप्लोर की तभी समझ आई कि अच्छा ये चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये फील्ड चूज़ की, क्योंकि अभी एक आप इस चीज़ को बहुत मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बारे में आप हमें बताएंगी कि पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ओवरवेट है। बिल्कुल ठीक है, तो हम सबको जो है वो ज़रूरत है कि हम जानें कि हमारे पास हम किस इस पैटर्न पे चलना शुरू हो गए हैं कि हम ओबेसिटी और ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं। इस बारे में हम थोड़ी सी कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि क्या रीज़न है कि हम लोग जो है वो हमारे क्या डाइटरी पैटर्न्स इस तरीके के हो गए हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया है कि हम लोग जो है वो ओबेसिटी की तरफ इतना ज़्यादा जा रहे हैं। अब मैं इसमें बात जरूर करना चाहूँगी कि एक कॉन्सेप्ट होता है अनलर्निंग और रीलर्निंग, कि पुराने कुछ कॉन्सेप्ट्स को भुला के नए दौर के साथ चलना, पुरानी चीज़ें कुछ भुला के नया दौर का क्या है तो क्या पता उस टाइम पे चीज़ें हैं हर दौर के हिसाब से मोल्ड करने की जरूरत होती है। आप पुराने कॉन्सेप्ट्स और चीज़ों पे नहीं चल सकते।
और जो इंसान मेरा ख्याल है जितना अपने आप को अप टू डेट रखता है ना, वो उतना ही अपनी लाइफ में ओवरऑल ही सक्सेसफुल हो सकता है। अब जब डाइट की बात करते हैं ना, तो हम हर चीज़ मूव कर गए। हम टेलीफोन से मोबाइल्स पे, फिर लैपटॉप से, मतलब ठीक हैवी लैपटॉप से स्लीक और बड़े लाइट वेट लैपटॉप से, मतलब हर चीज़ ने एक प्रोग्रेशन दिखाई है। बट व्हेन इट कम्स टू डाइट ना, वहाँ हमारी कोई प्रोग्रेशन नहीं है। अभी भी देसी घी, पराठे, हमारे पराठे भी खाने हैं, हमने देसी घी भी खाने हैं, और हमने सब कुछ करना है। और अच्छा, टॉप ऑफ कहते हैं चेरी ऑन द टॉप, हमारे साथ ये हुआ कि हमारी डाइट पुराने वाली है, लाइफस्टाइल न्यू वाला है। लाइफस्टाइल हमारा न्यू वाला है, वो हम बीच के हो गए ना, पीछे रह गए ना आगे रह गए। डाइट पुरानी वाली है, लाइफस्टाइल न्यू वाला है। चेरी ऑन द टॉप है हमारा प्रोसेस्ड जो जंक फूड, जो न्यू जनरेशन वाला हमने अडॉप्ट कर लिया पुरानी डाइट के अंदर। अच्छा, जब ये सब चीज़ें मिली है ना, तो ओबेसिटी बनी है। अब देखिए, पहले अब बच्चे स्कूल जब जाते थे, मेरी अपनी माँ बताती हैं कि उस वक्त वैन का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। वो भी बताते हैं कि हमको 1.5 किलोमीटर पे स्कूल, तो हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे। मेरा भी स्कूल जो है वो 1.5-2 किलोमीटर दूर था, और फील भी नहीं होता था, और हम पैदल जाते थे। ठीक है, तो अब मेरे दादा वो तो खैर कहते थे वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। वो जनरेशन बड़ी कॉमन बात थी पहले, कॉमन बात थी। अब देखिए, अगर मैं दादा वो की बात करूँ तो वो कहते थे कि एफएससी के टाइम पे मैं एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। फिर मेरी मामा की जनरेशन आ गई, जो उनको गांव नहीं बदलने पड़े, उनको किलोमीटर वॉक करनी पड़ी। फिर हमारी जनरेशन आई जिन्होंने वैनों में जाना शुरू कर दिया, और जो अगले वाली वो तो बिल्कुल ही मतलब स्कूल और घर आपका डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस है तो आपके पास अपनी गाड़ियां हैं, या कन्वेंस का सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको हिलना नहीं पड़ता। बेसिकली यू आर नॉट मूविंग, यू आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और पहले ना हम लोग जो है वो फिजिकल एक्टिविटी शाम में हमने खेलना है 4 से 5 वही कुछ तो एक्टिविटी होती थी, या स्कूल जा रहे हैं हम ना, बिल्कुल या स्कूल जा रहे हैं हम, या हम कुछ एक्टिविटी है ना, बच्चों कुछ खेल रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं। अच्छा, वो भी चीज़ उस सब की जगह ले ली है। अगर बाहर फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो अब वहाँ नहीं जा रहे हैं, अब हम वैसे फुटबॉल वाले गेम ऑन द टीवी खेल रहे हैं। ठीक है, एक्सबॉक्स की सूरत में आज बहुत सब कुछ अवेलेबल है, वीडियो गेम्स बच्चे अब खेलते हैं, बाहर जाना कम हो गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब जब आपका लाइफस्टाइल बदला है ना, पैटर्न ऑफ लाइफ और लिविंग बदला है, उसके साथ डाइट भी तो बदलनी थी ना। ये वाला पॉइंट हम भूल गए, ये हम मिस कर गए हैं। अभी भी हमने वही 2-2 पराठे नाश्ते में खाने हैं। ये हमें पता है कि मम्मा जी आप देखें पराठा मेरा चलेगा, चाहे मैं जिस मर्जी एज ग्रुप में हूँ, एज ग्रुप में जो मर्जी है, बच्चा तो फिर भी खेल लेता है। अब बड़ा स्कूल गोइंग बच्चा जो है वो चलो फिर भी फुटबॉल खेलता होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले नहीं खेलते होंगे, बट पराठा आपका कांस्टेंट है। पराठा इज कांस्टेंट। लाइफ में तो कहती हूँ लाइफ इज टेम्परेरी, पराठा इज कांस्टेंट। हमारा ना खाना चावल और रोटी के बगैर कंप्लीट भी नहीं होता ना। एक सर्टेन जब तक हमें लगे नहीं कि हमने 1.5 रोटी फिनिश कर लिया है, 1 रोटी फिनिश कर लिया, तो हमें लगता है मैं इसलिए पता है कहती हूँ, मुझे मसला नहीं रोटी से। एज ए डाइटिशियन आप पूछना तो मुझे मसला नहीं है रोटी से, मुझे मसला है कि आप अपने आप को, पेशेंट को खुद पूछ सकते हो कि देखो अपने आप को खुद अलाउ करो कि मैंने आज ये इतना काम किया, इतनी फिजिकल एक्टिविटी की, अब मुझे इतना खाना मिलना चाहिए। जब इस बारे में पता भी हो ना कि एग्जैक्टली कि आपने कितना लेना है। पता है क्या, सिंपल सी बात है। देखिए, मैं आपको देसी से एग्जांपल देती हूँ। देखें, आपने गाड़ी 1 किलोमीटर चलानी है, ठीक है, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, आप 1 किलोमीटर की बजाय 1.5 किलोमीटर का डाल लेते हो। फिर रात पूरा दिन गाड़ी चलाने के बाद रात को आप उठो और कहो कि भाई ये आधा लीटर पेट्रोल और है, ये कहाँ से आया? ये वहीं से आया है जो फ्यूल आपने खुद अपनी मर्जी से डलवाया है। बॉडी में भी ऐसे ही होता है। हमारा जो फूड है वो एक फ्यूल की फॉर्म है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब आप एक्स्ट्रा खाते हो तो फिर तैयार रहोगे, जब फिर सुबह उठ के ये नहीं कहोगे पता नहीं पेट क्यों निकल रहा है, ये वही एक्स्ट्रा फ्यूल था। और ये पेट वाला मसला बहुत ज्यादा होता जा रहा है ना, पेट वाला मसला बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और मैं इसको बताऊं तो मैंने नॉर्मली नोट किया कि कुछ लोग, अच्छा ये भी आपको हमने एक मजे की एग्जांपल दूं कि बहुत से लोग अपने आइडियल वेट में होते हैं फिर भी पेट निकला होता है। एग्जैक्टली मेरा भी, ठीक है। हाँ, ये क्यों होता है? ये लैक ऑफ, इसके सिर्फ 3 पॉइंट्स है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कि आपकी वॉक वगैरह नहीं होती, ठीक है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, चीनी और या आपका फैट। आप तली हुई चीज़ें अगर खाते हो ओकेजनली, बेशक ओकेजनली होगा क्योंकि तभी आप आइडियल वेट में हो क्योंकि आप ओकेजनली खाते हैं, पर इवन ओकेजनली खाने वाले इंसान का भी अगर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, आप फैट खाते हो और आप चीनी खाते हो तो आपका पेट नहीं जा सकता। आपका छोटा सा टायर होगा, एक छोटा सा, ठीक है, आप ओवरवेट नहीं होगे पर एक बॉडी कहते हैं डी शेप कह लें वो होती है। बॉडी को अगर आपको टोन रखना है ना, शेप में रखना है, तो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिकल एक्टिविटी से भी पता है लोग डरते हैं बहुत ज्यादा, उनको लगता है कि भाई फिजिकल एक्टिविटी की बात हो गई है तो पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ जानी है, तो पता नहीं कौन सा वर्कआउट है तो कौन सा जिम है। भाई मैं तो सिंपल वॉक की बात कर रही हूँ, कुछ ना करें बस वॉक कर लें, वो भी बॉडी के लिए बहुत मुफीद है। स्मॉल स्टेप्स। और वॉक के लिए ना बहाना भी नहीं चाहिए, वो तो आप घर की छत पे भी कर सकते हैं। आप कहीं वॉक आप कहीं भी कर सकते हैं। हमारे पास
अच्छा इंसान बड़े मजे की चीज़ है इंसान की, जब हमने कोई काम ना करने हो हमारे पास ऐसे बहाने होते हैं। गर्मियों में गर्मी बहुत होती है, सर्दियों में सर्दी बहुत होती है, बरसात भी आ जाती है, स्मॉग भी आ जाती है, बरसात में बारिश होती है, हमारा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मुझे लग रहा है कि आप मेरी स्टोरी सुना रही हैं, इसका मतलब ये काफी लोगों की स्टोरी कॉमन है। और कहीं ना कहीं ये स्टोरी मेरी भी रही है। जब मैंने भी वेट लॉस करना था इहान के बाद, जब मुझे भी वजन कम करना पड़ा, तो इवन इससे बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल और काइंड ऑफ आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल भी सॉर्ट ऑफ बात कहूंगी कि अपने आप को एक स्पेसिफिक माइंडसेट में लेके आना कि जब मैंने डाइटिंग स्टार्ट किया तो मेरा इतना ही कम होना चाहिए। इसे मेडिकल टर्म में या हमारे न्यूट्रिशन के टर्म में कहते हैं अनरियलिस्टिक गोल्स, कि जब भी आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है तो अपने आप को अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं देने। अनरियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं? आप लोग तो कहोगे कि भाई अगर डाइटिशियन का वजन ज्यादा होगा तो उसकी तो घर की खेती है, खुद डाइट मैन बनाए, खाए पिए, वजन कम करे, पर ऐसे आना नहीं होता। जब मुझे इहान के बाद भी कम करना था ना, I had to lose just 12 kg। मतलब मेरी एक हेल्दी प्रेगनेंसी गुजरी थी, नो एक्स्ट्रा चर्बी, नो एक्स्ट्रा टायर, मतलब कुछ नहीं, मतलब चर्बी वगैरह मैंने चूंकि खाई नहीं थी, चर्बी बनी नहीं, पर एक थोड़ा बहुत तो होता है कि आपने एक्स्ट्रा डाइट तो ली होती है, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा डाइट अब आपके जो है बेबी के बाद वो 12 kg की सूरत में मेरी बॉडी पे थी, जो मैंने एक्स्ट्रा डाइट इस वक्त ली। उसके बाद जब मैंने लूज करना शुरू किया तो नॉर्मली कहा यह जाता है कि आप लोगों को पता होगा कि यू नीड टू लूज कम से कम 4 kg अ मंथ होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। खैर इससे कम भी हो सकता है, हर किसी की बॉडी का एक अपना हिसाब होता है। मैं आपको अपनी बॉडी का हिसाब सुनाती हूँ, और मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि कभी कभार कुछ हर बॉडी का एक गोल मुख्तलिफ होता है। आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स आपने किसी और तरह से होगा। आपका सेम डाइट प्लान या आपकी सेम हाइट वेट एज वाली भी कज़न कोई खातून करे, रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट, हालांकि दोनों में से एक डाइट प्लान फॉलो कर लें। मुझे वो 12 kg लूज करने में 6 महीने लगे थे। हालांकि 6 महीने बंदा अच्छा खासा यूज कर लेता है, कोई 25 kg तक आराम से पहुंच जाता है। मैंने 12 kg लूज किया इन 6 मंथ्स। क्यों? मेरी बॉडी बहुत हेल्दी खाने की ऑलरेडी आदी थी, ना मैं चावल खाने की शौकीन थी, ना मैं फैट खाती थी, ना मैं चीनी खाती थी। तो बॉडी को वो जो कड़ी और पैटर्न था ना, स्टिक एक पैटर्न पे बॉडी सेट थी। बॉडी का ना वो तोड़वाना होता है, एक ओबीस बंदे का भी वही तोड़वाना होता है, एक ओवरवेट का भी, एक नॉर्मल वेट का भी, आपने वो कड़ी तोड़वानी होती है। तो मेरी वो कड़ी नहीं टूट रही थी, मैं वॉक भी करती थी, सब करती थी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं युमना, जिस तरह पेशेंट को आप बताते हो कि भैया हर किसी की बॉडी का एक गोल डिफरेंट होता है, आपकी बॉडी का ये, आपकी बॉडी टाइप ये, आपकी बॉडी का कभी गेन करेगी ना, मेरी बॉडी जिंदगी में भी कभी गेन करेगी ना, तो मेरा लूज बहुत मुश्किल से होगा। हाँ। क्योंकि ये बॉडी टाइप है। तो जब भी आपने एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपने जब भी वेट लूज करने की कोशिश करनी है, सबसे पहले बैठना है सुकून से, उसके बाद अपने गोल सेट करने हैं। मेरे ये गोल्स है, सडन किसी फैशन में, किसी ट्रेंड में आगे, किसी ईद शादी को देख के वेट की तरफ नहीं भागना, क्योंकि ये चीज़ फिर ऑब्सेशंस क्रिएट करती है। और वो जो अब हम उस तरफ भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं कि एक्टर्स को देखकर, एक्ट्रेसेस को देखकर हम जो है हम उन जैसी हमारी बॉडी बन जाए, हम वैसा दिखना शुरू हो जाए। और युमना ये भी बहुत ज़्यादा कल्चरल एस्पेक्ट आता जा रहा है कि रिश्तों में मसला कि एक सर्टेन हमारा फिगर होना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी की एलिगेंस जो है वो हमने एक सर्टेन फिगर के साथ एसोसिएट कर दी है। सो दैट इज़ मेरे ख्याल से क्वाइट रॉन्ग। मैं ना पता है ये एक बहुत ही सैड पार्ट है ऑफ आवर सोसाइटी। बड़ी दफ़ा हम ना, आप ट्रस्ट में ऐसा हुआ कि पेशेंट ने हॉस्पिटल में, अब क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन का ना ये बड़ा फ़ायदा होता है, अगले बंदे को पता नहीं होता कि यू नो व्हाट योर मूड इज़। मैं आप लिटरली आप यकीन करें कि बहुत दफ़ा लिटरली ऐसे हुआ कि जब पेशेंट्स आए ना दिखाने के लिए, और वो जब भी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, अक्सर लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड आवर वेट। अच्छा मैं लोगों को खुद ही पूछती हूँ ताकि मुझे उस इंसान का माइंडसेट और गोल समझ आ जाए, उसको क्यों आया क्यों है। तो वो जो रीजनिंग देते हैं ना, उससे आपको बड़ी समझ आ जाती है कितने % फॉलो करेगा, क्यों, कितना मोटिवेटेड है। तो बहुत दफ़ा पेशेंट के सामने बैठ के मुझे रोना आ जाता है कि भाई क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग आउट देयर। क्योंकि अब मैं भी एक मदर हूँ, तो मुझे होता है कि भाई अपनी आपकी ज़ात से ना किसी को आराम पहुँचे तो ठीक है, गुड, वेरी गुड, यू नो। आप अब मैं कहती हूँ ब्लेस्ड लोगों में से हो कि अगर आपकी ज़ुबान से, आपके किसी अमल से किसी इंसान को फ़ायदा हो रहा है, आराम पहुँच रहा है, पर आपकी ज़ुबान से किसी की दिल आज़ारी हो। क्योंकि ये बात तो सोचें कि अल्लाह ने कोई वजह थी तुझे कहा है कि मैं हकूक़ अल्लाह माफ़ कर दूंगा, अपने हकूक़ अल्लाह के हकूक़ माफ़ कर दूंगा, हकूक़ इबाद माफ़ नहीं करूँगा। तो आपकी ज़ुबान से किसी की दिल आज़ारी हो और किसी को इतना परेशान कर देना कि वो बंदा अपनी पर्सनैलिटी को क्वेश्चन करने लगे, वो शीशे के आगे खड़ा हो, उसको अपने मोटापे के अलावा कुछ नज़र ना आए, अपनी पर्सनैलिटी की पॉजिटिव नज़र ना आए, ये बहुत गलत और बहुत बड़ी बात है। हम लोग ना बात करके भूल जाते हैं, जिसको बोली होती है ना वो नहीं भूलता। बहुत दफ़ा आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज, ये मैं बिल्कुल अपनी फ्रेंड की बात बताऊंगी, उनका वेट का कुछ इशू था, उन्होंने एक दफ़ा बताया और एक और म्यूचुअल फ्रेंड की शादी थी, वो तैयार हुई, उन्होंने सारे कपड़े शपड़े पहने, बिकॉज आई रिमेंबर वो पूरा टाइम पीरियड हम बड़े खुशी से मार्केट जा रहे हैं, हम शॉपिंग्स कर रहे हैं, एक थीम का वो पूरा ड्रेस बनवाया कि सारी फ्रेंड्स का ये थीम होगा। शी गॉट ड्रेस्ड,
और उसके बाद आई केप्ट ऑन कॉलिंग हर, अच्छा पहुंच रही हो, कब हो, कहाँ हो, उसका एकदम टाइम पे नंबर स्विच ऑफ होकर आई वाज वेरी वरीड व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो गया, व्हाई हर नंबर इज स्विच्ड ऑफ। तो उसके बाद शी डिड नॉट अटेंड द इवेंट, वो नहीं आई। तो आई वॉज वेरी वरीड, मैंने कहा खुदा खैर करे, बीमार तो नहीं होगी। फिर खैर इवेंट ख़त्म हुआ, आई केप्ट ऑन रिंगिंग, घर पे बहन को उसकी कॉल भी कहती कि नहीं वो तो गई हुई है शादी पे। देन आई गॉट मोर वरीड, घर वाले कह रहे हैं शादी पे, शी इज़ नॉट ऑन द शादी, वेयर शी इज़। उसके बाद बड़ी मुश्किल से खैर उनसे रब्ता हुआ। उसके बाद व्हाट शी टोल्ड मी वाज के कहती कि मैंने जब अपने कपड़े पहने तो मैंने देखा कि हम सब ने सेम ड्रेसेस बनवाए हैं, कि फलाने का फिगर ये, फलाने का फिगर ये, मैं तो इसमें खूबसूरत नहीं लग रही। और सारे मुझे देखते ही, क्योंकि ये होता है, मैंने बहुत दफा देखे, हम पतले को पतला हो तो कहते हैं पतला हो, हाँ आप पतले हो तो पतले क्यों हो, आप मोटे हो तो मोटे क्यों हो। और किसी की से स्टार्ट हो जाता है, बहुत छोटी एज से स्टार्ट होता है। तो उन्होंने अपनी ही फ्रेंड की वो शादी जिसके लिए हम सब ने बहुत खुशी से प्रिपेयर किया, उन्होंने वही अटेंड नहीं किया। वो सड़कों पे घूम के तैयार होके, पार्लर से तैयार होकर वो सड़कों पे घूम के घर आ गई, इस टेंशन में कि मुझे कोई कहना दे कि तुम मोटी लग रही हो, बाकी तो प्यारी लग रही हो, तुम इन कंपैरिजन टू देम तुम मोटी लग रही हो। कोई किसी इंसान, मुझे तो यही समझ नहीं आती, कोई किसी इंसान को ऐसे कैसे सकता है। इतनी दिल आज़ारी कि एक आपको नज़र आ रहा है कि उस बंदे ने कितने, वो क्या कहते हैं, कितने चाह से कपड़े बनवाए होंगे, कितना वो पार्लर गया, शी गॉट ड्रेस्ड एंड एवरीथिंग। पर उसको एक फेयर था, फेयर ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी का फेयर कहाँ से आया है? बच्चा ना कोरा कागज आता है, बिल्कुल उसे नहीं पता दुनिया में क्या है, वो नहीं, हम सब उसको वो कल्चर, आप कल्चर, रिलीजन, मजहब, हर चीज़ हम उसको सिखाते हैं। उसके बाद अब जब छोटे बच्चे, अब ना छोटे बच्चे भी अब हार्मोनल इश्यूज, चूँकि हमारे लाइफस्टाइल बड़े ख़राब होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिजिकल एक्टिविटी कम से कम। फिर कोरोना आ गया, बच्चों की, छोटे बच्चों के भी थोड़ा बहुत बाहर निकल के फिजिकल एक्टिविटी करते थे, ऑनलाइन सेशंस पे चले गए, क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, ट्यूशन सब कुछ ऑनलाइन हो गया। बच्चों को हम कहीं कोरोना के डर से बाहर नहीं भेज रहे, कहीं एक्टिविटीज खत्म हो गई, जिम्स बंद हो गए, कितना कुछ हुआ। बच्चों में भी ओबेसिटी और हार्मोनल इश्यूज लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा आए हैं। मेरे पास 9-9 साल के बच्चे पेरेंट्स लेके आए कि भाई मोटापा आ रहा है, क्या करें इनका। अच्छा, फिर छोटे बच्चे भी हैव नाउ बिकम फिगर कॉन्शियस। हेल्थ कॉन्शियस और फिगर कॉन्शियस होने में बहुत फ़र्क है। ये सारा ब्रेन का गेम है। अगर एक इंसान कहता है ना कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैं, अगर कोई पेशेंट मेरे पास है, मैं उससे पूछूँ ना कि भाई क्यों, व्हाई हैव यू कम टू मी एट दिस पॉइंट, के मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एज भी ज़्यादा हो, मैं पूछती हूँ कि अच्छा अब क्या सोचा, क्यों आना है, क्यों आए हैं आप अभी। तो अगर वो कहे ना कि मुझे अपनी हेल्थ वापस चाहिए, मुझे हुआ कि मेरी फैमिली हिस्ट्री है फलानी डिजीज़ की, तो इससे मुझे 2 बातें पता चलती हैं कि एक तो ये कि ये बंदा एक पॉजिटिव लोगों के बीच रह रहा है, पहली बात, कि इस इंसान को किसी ने नेगेटिवली इतना परेशान नहीं किया कि वो ये कह के मैं तो मोटी हो गई हूँ, मैं बुरी लगती हूँ। वो अपनी हेल्थ के लिए आया, वो अपनी हेल्थ के लिए आया। अपने आप को शीशे के खड़े होकर भद्दा है, बुरा कहना, इसका मतलब है कि आप जिन लोगों में हो ना, यू नीड टू चेक योर सराउंडिंग्स, कि आपके आसपास लोग आपको परेशान करें, क्योंकि ऐसे माइंडसेट में इंसान खुद नहीं आता, अपनी खुशी से नहीं आता कि मैं अपने आप को देखूं जब शीशे में तो मुझे अपनी कोई जो है पॉजिटिव नजर ना आए, मुझे सिर्फ एक ही बात नजर आए कि मैं मोटी हूँ। छोटे बच्चे भी आजकल के भाई ईद आएगी तो कजन्स को मिलना है। अभी ईद का टाइम था ना, कितनी मदर्स लेके आई अपने बच्चे कि ईद आएगी, कजन्स ने डिफरेंट सिटीज से आना है, और वो आए कहेंगी तो मोटी हो गई। कि छोटे बच्चों को मोटा कैसे कह सकता है? बच्चा तो बच्चा होता कौन रहा है ना, हम ही बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, हमें मीडिया बता रहा है, हमें मीडिया बता रहा है। मीडिया का भी यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार है कि आप ऐसा कंटेंट दिखाए क्यों रहे हो। हम हमारी तो मैं कहती हूँ कि अब तो शुक्र है वो वाइटनिंग क्रीम्स और वो ऐसी सफेदी वाली बातों से हम निकल के ब्राइटनिंग और ग्लो की तरफ हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा फाइनली कितनी देर बाद, कब से पाकिस्तान बना हुआ है और तब से लेके अब तक हमें इतने साल लगा दी यही समझने में कि सफेदी खूबसूरती का मेयार नहीं है। सफेदी खूबसूरती का मेयार नहीं, मैं कहती हूँ इंसानी खूबसूरती का मेयार उसकी रूह है। रूह के अंदर क्वालिटीज होती हैं, उसकी खूबसूरती का मेयार, और जितनी हम समझ लें तो हमारी जिंदगी के बहुत से साफ रूह, साफ दिल, साफ दिमाग, ये आपकी खूबसूरती का मेयार होना चाहिए। और आपको एज अ पेरेंट छोटे बच्चों को ये समझाना चाहिए कि अगर आपको कोई बताता है ना कि जाहिरी जो आपकी शख्सियत है इसका कोई बहुत अमल दखल है, और ये अगर आप जितने मर्जी आप टैलेंटेड हो, अगर बाहर से नहीं अच्छे दिखते तो आपको कोई मतलब कोई स्कोप ही नहीं है जिंदगी में। ऐसे बच्चों से, ऐसे अपने बच्चों को ऐसे लोगों से भी दूर करें, खुद भी ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि ये चीज़ अच्छे बच्चों की हमने, मैंने उनको स्कूल से छुट्टियाँ करते टीनेजर्स स्कूल से छुट्टी करते हैं, स्कूल में जाते, बहुत दफ़ा टीनेजर्स की मदर्स मेरे पास लेकर आई अपने बच्चे ये कहकर कि स्कूल जाना बंद हो गई। मैं तो कहती रहती हूँ जाती नहीं है या जाता नहीं है स्कूल। वो कहता है मुझे बाहर बुली किया जाता है इस बारे में। बुली कौन कर रहा है? बच्चे।
बच्चों कौन बता रहा है? मीडिया और आपके घर वाले और आपके आसपास के कजन्स, XYZ, आपका सराउंडिंग बेसिकली। अपनी सराउंडिंग को क्लीन करें। अगर आप अपने घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव और क्लीन चाहिए तो अपनी सराउंडिंग को सबसे पहले क्लीन करें। और स्कूल में भी जैसे हम अभी बात करें, टीचर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इस चीज़ के ऊपर मॉनिटर करें कि उनके बच्चे जो है क्लास में किस तरह का एटमॉस्फेयर, जो पहले 6 years ऑफ लाइफ होता है ना बच्चे के, आपने उस टाइम पे जो उनकी हैबिट डेवलपमेंट कर दी ना, वो ऑलमोस्ट वही रहती है। तो मेरा ख्याल अपने बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताएं कि बियॉन्ड अपीयरेंस देखना शुरू करें। लोग इंसान के रूह में देख के उसको अच्छा या बुरा जाने। आप कौन होते हैं कहने वाले? मच मोर देन हाउ यू लुक। देखिए मैं कहती हूँ, हम तो एक मजहबी, एक इस्लामिक, हमारा यहाँ पे एक मुल्क है, हम इस्लाम हमारा मजहब है जो कि सिखाता है ये चीज़ कि आप एक इंसान अपनी शख्सियत की बहुत पैरामीटर्स हैं, आप उस शख्सियत के बाकी पॉजिटिव पैरामीटर्स देखने की कोशिश करें, उसको फिर पसंद नापसंद करें। अल्लाह की बनाई, देखिए अगर आप किसी इंसान को कह रहे हैं कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि तख्लीक तो अल्लाह की है ना, अल्लाह की तख्लीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वेट लोग, वजन लोग कम करते हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ, जिस तरह मैंने पहले गोल से बात की, हर किसी का गोल एक मुख्तलिफ होता है। लेट्स से अल्लाह ने आपको हड्डी चौड़ी दी है, What can you do about a चौड़ी हड्डी? और पतली दी है तो आप उससे मोटा नहीं कर सकते। पतली हड्डी को आप चौड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पतली, अगर आपका है कंधा ही छोटा है, ठीक है, आपका कंधा ही 14 है, वो 15 नहीं होना भाई, उसमें चर्बी आएगी तो 15 होगा, वो भी बहुत एक्सेसिव चर्बी। लाइक 15 तक आने के लिए 2 इंच की चर्बी चाहिए होगी। मैं एक स्लिम बनने की बात कर रही हूँ, उसको 2 इंच की चर्बी चाहिए, पर 2 इंच की चर्बी सिर्फ कंधों पे ही लगती है, फिर वो पेट पे भी लगती है, वो सारी जगहों पे लगती है, बॉडी पे लगती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपने मोटे होना है या पतले होना है, तो जब आपको चर्बी कहीं लगी हुई है तो वो फिर इक्वली डिवाइड है पूरी बॉडी पे। आप कोई स्पेसिफिक जगह पे अपनी पसंद से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट चर्बी नहीं कर सकते। तो अगर एक हड्डी चौड़ी है ना, उस बंदे ने चौड़ा ही रहना है, पर पेट ही निकला होना चाहिए। आपका मयार ऑफ हेल्थ शुड बी कि मैं बीमार नहीं होना चाहिए हूँ, मुझे सीजनल इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर आपको पूरे साल में सीजनल इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर सिक, यू आर इंटरनली सिक, आपकी बॉडी फाइट ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारे आसपास, आपको पता है, इसी जो हम कमरे में बैठे, यहाँ कितने जर्म्स हैं, एयर पोल्यूशन कितनी, बाकी पोल्यूशन के टाइप्स तो छोड़ देना, जब खाने की सूरत में लेते हैं वो तो छोड़ दें आप, एयर पोल्यूशन सांस के जरिए हमारे अंदर जा रही है, वही बहुत ज्यादा, एवरी सेकंड हम सांस ले रहे हैं, सांस के जरिए हमारे कितनी बॉडी पोल्यूट हो रही है अंदर से, तो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन फाइट ही नहीं कर पा रही है। तो ये मयार है एक्चुअल। अगर हेल्थ का मयार एक डाइटिशियन से, डॉक्टर से आप पूछे तो वो ये है कि आप बीमार नहीं होने चाहिए हो। यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ योर फैमिली हिस्ट्री की, क्या डिजीजेज हैं, क्या बीमारियां आपको मिली। मैं तो मजाक करती होती हूँ बच्चों को कि ना, हमें बड़ा पता होता है विरासत में जायदाद कितनी मिली है, ये भी पूछा करो बीमारियां कितनी दी है पेरेंट्स आपने हमें, ताकि उसके हिसाब से फिर अपनी बंदा जिंदगी गुजारता है। मैं अपने सोशल मीडिया पे अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि भाई आप क्यों हेल्दी खाते हैं ना, आप फलानी जगह जाए तो आप सैलेड्स क्यों ले रही हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि भाई मैं आज सेहतमंद हूँ, मैंने सेहतमंद रहना नहीं है, ये खराब है, हेल्थ तो खराब होनी है, डेथ इज इनएविटेबल फैक्ट, मतलब हर किसी ने जाना है इस दुनिया से। पर वही बात है, सांस की क्वालिटी आपकी क्या है, सांस तो वो भी ले रहा है जो भाग भी रहा है। एक बंदा एक हाइक कर लेता है और उसको ऊपर तक, पहाड़ के ऊपर चढ़ के भी एक वो वेल कंटेंट होता है, उसको अजीब सा सांस ही चढ़ रहा होता। यहाँ कुछ लोगों को 4 सीढ़ियाँ चढ़ के सांस जो है वो उनका उखड़ा होता है। तो सांस मुझे भी आ रहा है, आमना आपको भी आ रहा है, पर क्वालिटी ऑफ सांस क्या है, वो जो क्वालिटी है ना, वो मैटर करती है। मैं उससे बड़ा डरती हूँ भाई, मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ ना एंड तक, और क्वालिटी ऑफ सांस एंड तक बड़ी अच्छी चाहिए। फिर मेरी फैमिली अभी की जो डाइट है ना, वो आपकी आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफाइन कर रही है। आज की डाइट, आज का डॉक्टर पे लगाया पैसा, ये इन्वेस्टमेंट है फॉर योर फ्यूचर। अब मुझे पता है मेरी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है। अच्छा, कम मजे की बात बताऊँ, बल्कि जितने भी लोग सुन रहे हैं ये बात, अभी अपने पेरेंट्स के पास जान, पूछे भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम आपके नाना दादा को क्या प्रॉब्लम्स रह चुके हैं। बिकॉज जो फैमिली हिस्ट्री होती है ना, अगर आपके मदर को फॉर एग्जांपल डायबिटीज 40 में हुई है तो आपको 30 में होनी है, आपको 30 में तो आपके बच्चे को 20 में होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो अब डायबिटीज की अगर बात कर लें, तो जिस तरह आपने कहा ना कि मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान जो है ओबीस है, उसको किस तरह के प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं इसको। मेल न्यूट्रिशन दोनों साइड पे हो सकते हैं, आप ओवर नरिश्ड हो सकते हो, आप अंडर नरिश्ड हो सकते हो। तो हमारी मेल न्यूट्रिशन है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, उस तरह डायबिटीज़ बहुत है। हम ना आप अगर बैठ के सोचें, आपको लास्ट अपनी फैमिली में एक बंदा डायबिटिक याद आ जाएगा, तो फलाना डायबिटिक। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो है वो पहला नंबर हो गया है डायबिटीज़। डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। तेज़ी से क्यों फैले? डायबिटीज़ ये बीमारी नहीं है कि वो किसी ने किसी को छुआ और हो गई, ये आपने चीज़ों को छुआ, खाने को छुआ बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको डायबिटीज़ हुई है। तो शुगर की जब बात करें तो यू हैव टू बी इन अ वेरी गुड शेप। आपकी बॉडी पे, बल्कि शेप भी मैं नहीं कहूँगी, पेट आपका नहीं निकला होना चाहिए, ये पेट से आती है। जितना बड़ा पेट आपका उतना आपका काम ज़्यादा खराब हो गया है।
अच्छा यमुना, आप अभी बहुत अच्छा डिस्कस कर रही थी कि आपके पास जैसे पेशेंट्स आते हैं वेट लॉस के बारे में बात करते हैं, एक मुझे लगता है कि बड़ी फाइन लाइन होती है वेट लॉस के ऑब्सेशन की तरफ जाने के लिए और एक ये कि मैंने अपने हेल्थ के लिए इसको बेहतर करना है। अभी ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड आना शुरू हो गया कि फलां का डाइट लाइन पकड़ कर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, इंटरनेट पे जो भी नज़र आया उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग जो है वो थोड़ा सा ऑब्सेशन की तरफ भी जा रहे हैं वेट लॉस के लिए? ऑब्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो ये आपने फाइन लाइन वाली बात की ना बड़ी सही की है। दो तरह की कैटेगरीज हो गई हैं पाकिस्तान में। एक वो जिनको जो कहते हैं परवाही नहीं, भी करो जो करना है, ठीक है, वो तो कैटेगरी आउट होगी ना। फिर जिन्होंने फॉलो करना होता है ना, उनमें फिर आगे दो कैटेगरीज बनती हैं। एक वो लोग होते हैं जो भाई मतलब परेशान हो गए, जो शायद पॉडकास्ट उनके परेशान हो जाए और इंटरनेट पे जाएं और वो सर्च करना शुरू कर दें भाई व्हाट इज द राइट वे टू लूज वेट, डाइट प्लान फॉर लूजिंग वेट, और पेट कैसे कम करना है, पेट कैसे कम करना है, तेजी से पेट कैसे कम करना है, मतलब ऐसी चीज़ें निकालना शुरू कर देंगे। तो जो आपके हेल्थ गोल्स है ना, एक मैं मतलब बात लाजमी कहती हूँ जब मैं ऐसा सेशन दे रही होती हूँ कि ना आपका वेट अगर ज़्यादा है, लेट्स से आपकी उम्र कम से कम 20 साल है, ठीक है, तो आपकी ये हैबिट्स 20 साल पुरानी है, ये 20 साल पुरानी डैमेज है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर बॉडी कि वो एक दिन में ठीक हो जाए? जिस तरह कितनी यूट्यूब पे वीडियोस है, लूज वेट फास्ट इन 5 days, लूज वेट फास्ट इन 1 week। क्यों ऐसे नहीं होता? ये अनरियलिस्टिक इतना बड़ा गोल है जब अपने आप को दे रहे होते हो, और वो लोग जो इस तरफ जा रहे होते हैं ना, उनका कभी भी इन लॉन्ग रन अगर आप देखो ना, वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आइडियल वेट तक कभी बिल्कुल भूखा रहना शुरू कर देना। दो साइड्स हैं, या बिल्कुल भूखा रह रहे हैं, या वो फिर आप अच्छा, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको पता होता है कि भाई व्हाट इज द राइट टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको पता होना चाहिए, बड़ी बारीक लाइन है कि कितना मैं खुद कर पाऊंगा, कितना डॉक्टर की जरूरत है। अब जब डॉक्टर की हम बात करते हैं तो देखें, लोगों जब आप मोटापा होते हैं ना, तो यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जिसको पता होता है कि भाई मैंने वाकई ज़्यादा खाया और मेरा ज़्यादा हुआ है। दूसरा वो होता है जिसको होता है कि मैं नहीं खा रहा पर कुछ हो रहा है मेरी बॉडी में, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं कम खाता हूँ, मैं आई एंड अप गेनिंग मोर। तो ये ऐसी जो कैटेगरी है, आप लोगों ने दिस इज द राइट टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर तो आपको लगता है उस कैटेगरी में से है जो ज़्यादा खाते हैं और तब ज़्यादा हुआ, तो अपनी एग्जिस्टिंग डाइट का ही ना आप जंक निकाल दें, जिसको कहते हैं क्लीन ईटिंग शुरू कर दें, चीनी निकाल दें, फैट निकाल दें, अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्शन, लेट्स से आप 1.5 रोटी खा रहे हैं तो 1 पे आ जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम उसी से गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद कहीं फंसे तो यू कैन कंसल्ट अ डाइटिशियन, ठीक है। पर वो कैटेगरी जो हार्मोनल इश्यूज या किसी प्रॉब्लम में मुब्तला है, या लगता है जेनेटिक वेट ज्यादा है, जेनेटिक समझ नहीं आ रही कि क्यों बढ़ रहा है, तो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। और हमारा वेट फंस भी जाता है, फंस भी जाता है, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। कहाँ प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। पर इस चीज़ को खुद ही से ऑब्सेशन बना के बार बार सर्च करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना, डू नॉट रूइन योर हेल्थ। मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके आए होते हैं, एंड दे बिकम मोर डिफिकल्ट केसेस इन अ वे कि आपकी बॉडी पे इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके होते हैं कि बॉडी बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, बॉडी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। कभी आप करते हो लूज, फिर आप खा लेते हो, फिर आप वो डबल गेन कर लेते हो, और फिर बॉडी का मेटाबॉलिज्म की तबाही मच जाती है। फिर कहते हैं कि डाइटिशियन है, नहीं डाइटिशियन भी अच्छी नहीं है। आपने एक्सपेरिमेंट इतने किए थे कि डाइटिशियन भी परेशान है कि वो करे तो कहाँ से स्टार्ट करें वो, क्योंकि जितना आप डैमेज कर लेते हो तो उतना बॉडी को भी ना वापस आने में देर लगती है। उसके बाद जो लोग करते हैं नॉर्मल एक हेल्दी वे से लूज, हेल्दी वे से लूज़ करना बेशक आपका स्लो हो, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट है, बेशक आपका स्लो भी लूज़ हो रहा है, पर आपको यू शुड कीप ऑन लूजिंग वेट एंड यू शुड नो व्हाट इज हेल्दी एंड व्हाट इज अनहेल्दी। मैं कहती हूँ जब भी डाइटिंग की बात आती है ना, हेल्दी एंड हेल्दी का डिफरेंस यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। कौन से पैटर्न हेल्दी है, कौन से पैटर्न अनहेल्दी है। ऑब्सेशन ही बना लेना, लोग उल्टियाँ करते हो डाइट में खाना निकाल देते हैं। मैं मैं सेलिब्रिटीज़ को भी कुछ ऐसी मिली हुई हूँ जिन्होंने मुझे बताया है कि एक टाइम पे हम ये करते रहे हैं, वी हैड टू अटेंड अ पार्टी, हमें खाना था, हमें वहाँ शो भी नहीं करना था कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, बिकॉज डाइटिंग कहना ना कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, ये भी एक टाइम था कि अब तो खैर एक अच्छी चीज समझा जाता है इसको थोड़ा सा, पर स्टिल वो माइंडसेट में कहती हूँ अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है कि डाइटिंग कर रहा है तो मतलब पता नहीं क्या बेचारी डाइटिंग कर रही, बेचारी तो खाएगी नहीं ना, तो वो बेचारा नहीं है भाई। जब आपने और उसने लेट्स से इफ यू बोथ आर ऑफ सेम एज, जब वो 40 की पहुंचेगी और आप 40 की पहुंचोगे, तो वही मैं बात कहूँगी, सांस की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, मुख्तलिफ होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी, पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे, सेलिब्रिटीज़ जो वॉमिट करके खाना निकाल चुके हैं पार्टीज में। मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं, मेरे कलीग्स में एक दो ऐसे थे जिन्होंने बताया, रमज़ान है तो मुझे रमज़ान से मिसाल याद आई है
कि वेट लूज करने के चक्कर में सहरी नहीं करनी या अफ्तारी नहीं करनी, मतलब ऑलरेडी रोजा है तो उसमें से भी एक मील छोड़ देना, लेस देन 500 कैलोरीज अ डे, बॉडी बेचारी कहाँ जाएगी। फिर हम कहते हैं पट्ठों के मसले, फलाने मसले, चेहरे का रंग उतर गया, बाल उतर गए। मतलब मैं तो कहती हूँ कि देखें उस डाइट का क्या फ़ायदा हुआ, एक्सट्रीम उस डाइट का जिसको आपने ऑब्सेशन बना के किया, अनरियलिस्टिकली किया, गलत चीज़ें खा के किया, कि उसने के बाल उतार दिए इन पे। मतलब बात तो वही आ गई ना, मतलब बाद में आपको आज मोटापे पे किसी ने कहा, कल आपको कहेगा बालों को क्या हुआ है तुम्हारे। तो बल्कि इसी से मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर आपका गोल ये है ना कि मैंने लोगों को दिखाना है, तो ये कभी पूरा नहीं होगा, ये कभी पूरा नहीं होगा। आज जिसने अब जो आपको आज कह रहे हैं कि आप मोटे हो, कल वो कहेगा तुम्हारे बाल ऐसे क्यों है, कल वो कहेगा तुम्हारा रंग क्यों खराब हो रहा है, रंग क्यों खराब हो रहा है, तुम्हारा फलाना हो गया, फलाना हो गया। अपने लिए जो भी करें ना, हेल्थ वाइज जो भी करें, वो आपका अपना इंटरनल आवाज होनी चाहिए कि मुझे हेल्दी होना है। ये गोल ही आपको लॉन्ग टर्म लेके जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जुमना, जैसे हम पेशेंट्स की बात करें, वेट लॉस के बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे जिन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट किया होगा और वेट लॉस की तरफ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ऐसी हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमसे भी कोई ऐसी स्टोरी शेयर करें जिसके बारे में हम थोड़ा जान सकें और थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। आप यकीन करिए जो सक्सेस स्टोरी मैं जब मुझे कोई पूछते ना सक्सेस स्टोरी के बारे में, तो ऑन द टॉप ऑफ माई हेड कोई 2-3 है वो आती हैं, और वो सक्सेस स्टोरीज है जो मेरे लिए भी मोटिवेशन है। क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूँ। रोबोट हम में से कोई भी रोबोट नहीं कि आप एंटर करो आज कि यमुना को वेट लूज करना है, चिप अंदर डालो और यमुना बस अब तो अनहेल्दी खाने की तरफ आंखें जाए ना यमुना की। दिस डजंट हैपन इवन विद मी। तो इसलिए ये बताने का मकसद ये भी है कि अगर मेरे साथ ऐसे नहीं हो रहा तो दैट मीन्स दिस इज अ वेरी कॉमन मोटिवेशन। अच्छा, 3 स्टोरीज। एक बच्ची, एक 170 kg के साहब, एक सऊदीया में एक वाइट वॉश करने वाला इंसान था, एक बंदा जो वाइट वॉशर था वहाँ पे, जिस तबके को या जिसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। पर देखिए अगर उस इंसान को इतनी अवेयरनेस, मोटिवेशन मिल सकती है, मैं कहती हूँ कि अगर उसको इतनी मोटिवेशन थी, इतनी अवेयरनेस थी, तो मैंने उसकी सक्सेस स्टोरी बल्कि अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाई थी। जबरदस्त, बहुत मोटिवेटिंग। उनको समझ भी नहीं आ रही थी मेरी खास चीज़ों की। ही वॉज लिविंग देयर अलोन और वहाँ पे वो वाइट वॉश करते थे, और उन्होंने कहना कि आप मुझे बस लिख के ABC की तरह बता दें कि तुमने 2 टुकड़े सेब खाने में 2 ही खाऊंगा, मैं तीसरा छोड़ दूंगा। बस मुझे कहते मुझे कुछ सेंस नहीं है इसकी, बस मैं प्री डायबिटिक हूँ। ठीक है। चौथी स्टोरी, एक खातून जो कि 60 अबव थी। बच्चे की अगर बात करें तो बच्ची थी शी वॉज 12 और उन्होंने वेट लूज किया, और मैं हैरान हूँ कि कैसे उन्होंने अंडरस्टैंड किया इस कॉन्सेप्ट। उनकी बहुत दफ़ा काउंसलिंग भी हर सेशन में वो आती थी। उनके मदर को मैंने कहा आप छोटी बच्ची, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ना लें इनकी, बिकॉज छोटे बच्चों को काउंसिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप उसे रोकेंगे ना कि छोड़ दें? क्योंकि देखिए अगर आप बच्चे के बिहाफ डाइट में ले रही हैं, बच्चे को तो कॉन्सेप्ट समझ ना आया मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बच्चों के पॉइंट में मैं बहुत आई गेट वेरी स्केयर्ड, यू नो। स्पेसिफिकली वही बात बीइंग अ मदर मुझे होता है कि बच्चे के सवालों के जवाब देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ना भी समझ आ रही हो, पर अगर बच्चे के दिमाग में बात आ गई है तो इसका मतलब अब आप बच्चे को ये कह के नहीं कह सकते भाई तुमने करना है, तुम करो ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप रीजनिंग नहीं ना करते, तो रीजनिंग के बगैर इम्पोज की हुई चीज के तो बिहेवियर खराब करने वाली प्रेशर में आके कर दी, तो बच्चा उस टाइम पे कर लेगा। पर जैसे ही वो आपके वो कहते हैं ना कि हाथ से, वो कहते हैं ना पेरेंट्स वर्ड्स यूज करते हैं कि हाथ से निकल गया, वो हाथ से नहीं निकला होता, वो बड़ा हो गया होता, उसको समझ आ गई होती है कि भाई ये कॉन्सेप्ट तो खराब है, आपने क्लियर नहीं ना कभी किया उसका। तो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ या डाइटिंग, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उनकी मदर को कहा, मैंने कहा इनके लिए आप ऑनलाइन ना लें, आप इन्हें लेकर आप फिजिकल आए मेरे पास। जब वो आती थी बच्ची को मैंने समझाया भी अंदर, बच्ची वो सो कोऑपरेटिव, उन्होंने समझा भी। 12 साल कुछ उम्र नहीं होती, वो उम्र होती है जब बच्चा ना नया थोड़ा बड़ा हुआ होता है और थोड़ी इंडिपेंडेंस आई होती है, थोड़ी जुबान निकली होती है कि मैं पेरेंट्स को जबरदस्ती कहूँ मुझे ये खाना, मुझे वो खाना है। टॉफी छोड़ना, बिस्किट छोड़ना, फ्रेंड्स, वो एज ग्रुप है जो अपने लंच बॉक्स में चिप्स और बिस्किट लेके जाता है, चिप्स बिस्किट जूस लेके जाता है। उस एज ग्रुप से बिलोंग करते हुए भी इस चीज़ को समझना कि क्या मुझे करनी है, बिकॉज मैं बीमार हो जाऊंगी। मैंने उनको बीमारियां बताई, बीमारियां समझाई, मैंने उनको बड़े बड़े अपने पेशेंट्स दिखाया करने के, देखो बेटे ये हो जाता होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। हेल्थ जब खराब हो जाए तो इरिवर्सिबल, ये कट नहीं है, इवन कट भी अपना निशान छोड़ता है, तो हेल्थ तो बहुत गहरा निशान छोड़ती है। ये बात है यमुना कि जो बच्चे हैं उनको भी इस बारे में समझाया जाए, अवेयरनेस दी जाए ना, ताकि आप बचपन से ही उनकी जो है वो उनको एक अच्छी हेल्थ की तरफ लेकर जा सकें। बच्चों को तो पता है ना, मैं भी कहती हूँ कि सिंस मैं भी मदर हूँ तो मुझे इन चीज़ों का बड़ा वो होता है कि मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊँ ये बात इस टाइम पे रहते हुए। ये वैसे बात आप मानेंगे, लोग भी कहेंगे डाइटिशियन है ना, तो इसलिए कहना था कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। एहान doesn't like even going to shops या सुपरमार्केट्स वगैरह नहीं होती,
उसको कहो भी ना, जब उसका मूड नहीं है ना तो उसको कहो भी हाँ चिप्स खा लो, बिकॉज एक दफ़ा मुझे ट्रैवल करना था और वो इतना हेल्दी खाना खाता है कि मुझे ट्रैवलिंग में अब कहाँ से मैं रोटियाँ लाती फिरूँ उसके लिए, कि ट्रैवलिंग में उसने जिद लगा दी कि मुझे रोटी और सालन दो। रोटी, उसको सालन बोलना भी नहीं आता, कहता मामा रोटी एंड सानन, ठीक है सानन। अब मेरे को सानन कहाँ से लाऊं, सानन भी क्या दाल खानी है उसको, वो भी घर की बनी दाल, अब मैं कहाँ से लाऊं। मैंने इसको बड़ा कहा हाँ चिप्स खा लो, यहाँ बिस्किट खा लो, यहाँ ने नहीं खाया। तो मैं अपने हस्बैंड को हंस रही थी, मैंने कहा अच्छा ज़्यादा हेल्दी हो जाना भी एक प्रॉब्लम बन जाता है, आप कुछ खा ही नहीं पाते हो। तो इसमें पेरेंटिंग का कितना रोल है? बहुत रोल है इसमें। मैं ज़रूरी बात कहना चाहूँगी कि बच्चों को आप ट्रेन कर सकते हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ट्रेन किड्स। उन्होंने वही करना है जो आप कर रहे हो। अभी तो उनकी एज है, वही आप वाली बात कि कोरा कागज है, कोरा कागज है। जो आपको देखेगा उसने अपनी डायरी वही फिल करनी है। वो देखेगा कि खाने के टेबल पे कोक आते हैं, वो कोक पिएगा। आप कैसे रोक सकते हो? मैं कहती हूँ गलत होता है कि खुद काम करना और कहना मैं बड़ी हूँ ना मामा पी सकती है, आप नहीं पी सकते, आप बेबी हो, बच्चा वोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। फिर हम जो कहते हैं ना बच्चे को जुबान लगी, वो 12 साल की उम्र में लगती है, जब वो फिर से निकाल के वो पी सकता है, उसको वो एक आती है लिबर्टी आती है। तो उस एज में हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो क्यों ऐसे कर रहा है, वो उसने बचपन में सीखा है कि मैंने खा सकता हूँ, मैं बड़े खाते हैं, मैं बड़ा होकर मैं खाऊंगा, अब मैं खा सकता हूँ। तो छोटी एज में ये चीज़ें कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चीनी की आदत ना लगाए, ये तो हमने बताया दही चीनी डाल के खाते हैं, आप बताएं दही चीनी डाल के नहीं खाते। ये बड़े छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। दही में चीनी डालना या चाय पीना, हमने बताया ना बच्चों को, हम चाय पी रहे हैं उनके सामने, हमने बताया कि ये एक लेजर टाइम का आपका स्नैक है। आप जब फारिग बैठे आपने टीवी लगा लेना, आपने चाय पीनी और चाय के साथ बिस्किट लाजमी खाने हैं। लेकिन इनका जो इम्पैक्ट कितना लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। फिर दूसरी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मेरे सौदे जो पेशेंट्स थे, वो उनको मैं आई एम अमेज्ड, उन्होंने बिल्कुल बगैर कुछ समझे, उनको रोटी नहीं थी मिलती, बिकॉज मैंने बताया ही वाज लिविंग देयर अलोन। वो सालन कैसे अरेंज करते थे, वो अपनी फ्रेंड की मदर से रोटी बनवाते थे। ही वॉज वेरी मोटिवेटेड। मैं बड़ी हैरान थी, उनको मुझे कभी फॉलोअप याद नहीं करवाना पड़ा, मुझे उनको कभी नहीं पूछना पड़ा कि आपने अपनी शुगर की रिपोर्ट कराई कि नहीं कराई। उन्होंने बातें लिखी होती थी और मुझे जैसे लगता था जैसे कमरे में लिख के उन्होंने लगाई हुई है, और डेली सुबह उठ के देखते हैं कि मैंने ये काम करने हैं। वो कभी भी अपनी रूटीन से नहीं हटे। उनके पास जिम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और वो सड़कों में दौड़ा करते थे, कहते मैं मुझे जो जगह मिले खाली मैं दौड़ा। ड्राइव अंदर से आ रही है ना, तो फिर सारे वो बहाने ड्राइव अंदर से आ रही है। और फिर वही बात कि इनके पास, मैंने अगर पहला सक्सेस स्टोरी बताऊं तो उसके पास मोटिवेशन हेल्थ थी, फिगर नहीं था, तो लॉन्ग टर्म चला। सेकंड बताऊं, हेल्थ थी, फिगर नहीं था, तो लॉन्ग टर्म चला। उनको पता था वो प्री डायबिटिक एंड ही गॉट वेरी स्केयर्ड कि आई एम जस्ट 32 ईयर्स ऑफ एज, मैं प्री डायबिटीज मुझे कहाँ से हो गई। वही बात फैमिली में थी तो उनको जल्दी हो गई, ठीक है। उनको एब्डोमिनल ओबेसिटी थी, पेट बहुत बड़ा था, वो ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी जो सक्सेस स्टोरी है, वो एक साहब थे 170 kg वेट, बहुत ज़्यादा, इतना कि ही couldn't even walk, व्हीलचेयर पे आया करते थे, व्हीलचेयर पे जाया करते थे क्योंकि टांगों में जान ही खत्म हो गई थी कि टांग इतना वजन कैसे उठाए, हड्डियाँ ही है ना बाहर हाथ। तो फिर अगेन उनके पास मोटिवेशन हेल्थ थी, तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा कि उनकी फैमिली में बहुत अच्छा एजुकेटेड थी, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्यों आप इतना लेट क्यों कर दे, बिकॉज 170 kg एक दिन में नहीं होता, एक दिन में तो नहीं आ जाता है, ये एक लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस था, एक प्रोसेस से गुजरी है बॉडी और फिर हुआ। तो फिर उन्होंने ये बात बोली, फिर वो सोसाइटल मसला कहते कि खानदान वाले, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है और खानदान वाले बोला करते थे मर्द भला डाइटिंग करता है, मर्द भला कम खाना खाता है, खाते पीते घराने से है, खाते पीते घराने का लड़का लगना चाहिए। लड़के को तो हम पतला, मतलब हमारे तो इमेजिनेशन में ही नहीं है ना कि लड़का पतला भी हो सकता है। हम कहते हैं वो तो पतला लड़का, इस कमजोर लड़का इन आर टर्म तो पतली लड़की को भी कमजोर कहते हैं। हालांकि कमजोरी का मेयार मैंने जैसे पहले बताया कि इट्स हेल्थ, क्या बीमार होते हो कि नहीं होते। कहते हैं घर वालों ने खिला के यहाँ तक पहुँचा दिया कि अब डॉक्टर ने कहा है सांस का मसला शुरू हो गया, बाइपैप लगा लिया, स्लीप अपनिया स्टार्ट हो गया, तो बड़ा डेंजरस होता है स्लीप अपनिया। तो कहते हैं कि अब तो बिल्कुल ही काम मतलब हद से बाहर निकल गई है, शुरू हो गया, इसलिए हम लेके आए हैं। पर फिर भी इवन एट दैट पॉइंट एंड एट दैट स्टेज जहाँ पर उनकी फैमिली ने उनको ज़बरदस्ती फीड किया और आदत डाली कि लड़का खाता है, ये कॉन्सेप्ट माइंड में डाला, उन्होंने एट दैट एज 55 ईयर्स ऑफ एज में 170 kg वेट को 130 पे ले आए थे। अच्छा, इट्स टू मच, उनका बिफोर आफ्टर इज टू मच, इतना ज़्यादा उनका रिड्यूस हुआ। पर फिर वही बात है कि हम उनको सारी बात ऐसी बॉडी को हम आइडियल वेट पे नहीं लेके जा सकते। उनका 170 से 130 आना भी इट वाज अमेजिंग, मिरेकल ही है, अपने आप में ये खुद एक मौजज़ा था कि उनका इतना अच्छा रिड्यूस हो गया। उन्होंने 55 ईयर्स ऑफ एज एंड विद अ लॉट ऑफ डिजीज, ही वाज डायबिटिक, किडनी का भी थोड़ा मसला था, स्लीप एपनिया था, उन्होंने उस मसले में भी वॉक भी कर सब कर लिया। लास्ट स्टोरी इस्लामाबाद की मेरी पेशेंट थी, ये भी ऑनलाइन कंसल्टेशन की थी, ठीक है। उन्होंने उनके पास बड़ा मजे की चीज़ थी, कहती मैं जब छोटी थी ना तो मैं योगा करती थी। शी वॉज नॉट दैट मच ओबीस, इतनी ओबीस नहीं थी जिस तरह हम मोटापा वाला मोटापा कहते हैं, वो नहीं थी। शी वॉज ओवरवेट, टमी निकला हुआ था, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने ना कुछ पिछले 10 सालों से ना मैंने जब 50 से 60 वाला, शी वॉज 62 और 3,
तो कहती है मैंने 50 से 60 वाला टाइम पीरियड है ना 10 साल, ये मैंने इनमें काम ख़राब किया। जब मैं रिलैक्स हो गई, बच्चों की शादी करा दी, सब करा दिया, तो मेरी एक्टिविटी कम हो गई, कुक्स आ गए घर में और सारा काम ना नौकरों शोकरों ने टेक ओवर कर लिया। मैंने सिर्फ पार्टीज़ की, मैं यहाँ गई, खाना खाया, घर आई, लेटी सो गई। कहती मैं योगा किया करती जब आई वॉज यंग। मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा अब क्यों योगा करती? कहती इस उम्र कौन योगा करता है भला? मैंने कहा नहीं आप, मैंने कहा देखिए बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ना मैं ट्रैवलिंग की बहुत शौकीन हूँ, आप भी हैं, मैं भी बहुत आप भी बहुत शौकीन है ट्रैवलिंग की, ऐसा है। मैं ट्रैवलिंग की बहुत शौकीन हूँ। मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, अभी लास्ट बार जब ट्रिप मैं मेरी बहन गए हुए थे तो मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा मुझे शर्म आ रही है इन लोगों को देख के। मैं अर्ली मॉर्निंग निकली कि फ़लानी जगह जाके अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करते हैं, और जब हम अर्ली मॉर्निंग निकले तो वहाँ के जो लोकल्स थे वो रनिंग कर रहे थे। मैंने कहा हम ना मुझे को देख के शर्म आ रही है कि हमारा दिमाग अड़ा हुआ है कि फ़लानी जगह पे अर्ली ब्रेकफास्ट सर्व होता है, वो जाके खा लो बस किस तरह, क्योंकि बाद में हो जाता है बड़ा रश, और ये लोग 6 o'clock 7 o'clock जो है वो रनिंग कर रहे हैं। और कभी आप बाहर आउट ऑफ कंट्री जाओ ना करने ट्रैवल करो तो वहाँ एक बड़ी आपको कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत अर्ली सर्व होता है, बहुत अर्ली, और बड़ा डिफरेंट है कि वो खाएंगे, वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, अच्छा चीज़ के डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो ऑलिव्स खा रहे हैं हम। हाँ। अच्छा मैं भी अभी गई हुई थी टर्की, तो मैं क्या खा रही हूँ, ब्रेड्स उठा लूँ, वाइट ब्रेड है नहीं ब्राउन नहीं खानी, मक्खन उठा लूँ, और इस तरीके से। और इतना वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उन लोगों का लाइफस्टाइल क्या होता है कि वो सुबह उठते हैं, दे गो फॉर अच्छी गुड जॉग, रनिंग, साइकिलिंग, सब उसके बगैर उनका दिन नहीं कंप्लीट है। छोटे से बड़ा हुआ कुत्ता भी बाहर निकला होता है घर से, उन्होंने डॉग्स रखे होते हैं, पेट्स लेके आए होते हैं, तो पूरी फैमिली की फैमिली ना बीच साइड पे वॉक कर रही है। यकीन करें यमुना, वो हमसे ज़्यादा जवान और हेल्दी लग रहे थे, तो उनके बाबे आप उनकी एज नहीं बता सकते। बिल्कुल आप उनकी एज नहीं बता सकते। बाहर आप आउट ऑफ कंट्री जाओ तो वहाँ पे एक चलते फिरते वो जो है ना जॉगिंग करने वाला बंदा, यू कैन नॉट टेल देयर एज, आपको समझ नहीं आता उनकी एज क्या है। फिर उसके बाद वो ब्रेकफास्ट बहुत अर्ली सर्व करते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में क्या होता है कि जैसे आपने कहा ना वेजिटेबल्स, आप यहाँ पाकिस्तानी किसी को कहें अल्लाह माफ़ सब्जी खानी है, सब्जी तुमने नाश्ते में सब्जी खानी है, वो डिटॉक्स बन रहा है खीरे का, गाजर, उन पर डिटॉक्स एक सेक्शन बनाया हुआ था, ठीक है, वहाँ खीरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक वहाँ वाटरमेलन पड़ा होता था, खीरा और गाजर पड़ी होती थी। हम कहेंगे भाई क्या कम्बिनेशन है, सुबह के कौन पिए, और हम जाएंगे उसी कॉर्नर में जहाँ पे ब्रेड्स पड़ी होंगे और जहाँ पे बटर वगैरह पड़े हुए, उनका बटर पड़ा रहता था, पता है बटर सेक्शन खत्म नहीं होता था, वहाँ पे खत्म होता था मीट। वेजिटेबल्स कॉर्नर पे बहुत रश होता था क्योंकि वो मजेदार सैलेड बना के खा रहे हैं, और वो स्मूदीज पी रहे, फ्रूट, और एक जो फ्रेश फ्रूट वाला काउंटर होता था वहाँ बहुत रश होता था। तो जब उन खातून ने भी बात की ना कि मुझे वेट लूज करना है और मैं करती थी योगा, तो फिर मैंने उनको दोबारा मोटिवेट किया। मैंने कहा इफ़ यू वर डूइंग योगा अर्ली ईयर्स में अपने, तो यू कैन डू इट अगेन। आप वो किसने का आप नहीं कर सकते। आपने ज़िंदगी के तकरीबन 50 साल, आपने 50 से 60 वाले 10 सालों में काम खराब किया ना, 50 साल आप योगा करते रहेंगे, आप फिटनेस को अच्छा मेंटेन रखती रही हैं, आप अच्छा खाती रही हैं। कहती मैं तो ब्रेड भी घर में बेक करती हूँ, उनका अच्छा एक लाइफस्टाइल था, पर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ने उसको खराब फैट एक्यूमुलेट कर दिया था। और उन्होंने 63 इयर्स ऑफ एज, 62 इयर्स ऑफ एज में योगा स्टार्ट की थी। मैं आज भी कहती हूँ अपने आप को, मैं आज भी कहती हूँ कि यमुना वो लाइफस्टाइल कोई ताल्लुक नहीं है इन सब चीज़ों का एज से, उन जैसे होना है, एज का कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े हो गई, हरगिज नहीं कहना कि मैं चूंकि बड़ी हो गई हूँ तो अब तुम मैं नहीं कर सकती, अब तो मेरी दर्दें होती है ना, जितनी दर्दें, अच्छा हम ये बड़ा काम खराब करते हैं ना, जितनी दर्दें हो ना हम उतना रिलैक्स हो जाते हैं। अगर मस्कुलर वीकनेस है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें हाथ एग्जांपल दूंगी, अल्लाह ने दोनों हाथों में सेम सेट ऑफ मसल्स पैदा किए हैं, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कम है, ऐसा ही है ना, ठीक है। पर अगर आप इस हाथ से एक बुक उठाती हैं तो आसानी से उठाई जाएगी, इस हाथ से उठाती हैं तो आधी बॉडी भी झुकेगी आपकी। रीजन क्या है, यू डू नॉट यूज दिस हैंड। आप लेफ्ट हैंड जो आपका डोमिनेंट हैंड है आप वो यूज करते हैं, दूसरा यूज नहीं करते। सेम हैपेंस विद बॉडी। जिस उम्र में पट्टों के मसल शुरू होते हैं ना, ये नेचुरली होने हैं, इनके लिए तरीकेकार और रेमेडीज हैं। इनका मकसद ये हरगिज नहीं है जब ये हो जाए मसला को, इसका मतलब हरगिज नहीं कि आप बेड पे आके बैठ जाओ, मुझे दर्दें होती है मैं और रेस्ट कर लूँ। जितना रेस्ट करोगे मसल उतना खराब होगा। ये बात हम में से किसी को पता ही नहीं है। हमारे जो एल्डरली वाला ग्रुप है ना, वो कहते हैं कि दर्दें हो रही हैं तो हमने तो बस और लेट जाओ और रेस्ट कर लो। अगर आपने मसल यूज करना ही बंद कर दी तो मसल में तो पावर और खत्म हो जाएगी। तो हमारी बॉडी पे यही हो रहा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है। इसीलिए बड़ी एज में मैं कहती हूँ फिजिकल एक्टिविटी करना और भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जगह जगह दर्द नहीं चाहते, क्योंकि लोग कहते हैं कि लेफ्ट करने से तो लेफ्ट पूरी साइड दर्द करती है सुबह उठ के, राइट में से तो राइट दर्द करती है, क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को सहल पसंद, पता नहीं, हम कहते हैं बड़े हो गए अब हमें काम नहीं करना, हम अपने आप को सहल पसंद खुद बनाते हैं। मैं नहीं कह रही घर ये काम करो, जाके झाड़ू पोछे इस उम्र में भी लगाएं, आप जस्ट वॉक करें, अच्छा खाना खाएं और वॉक करें।
जिस्म को हरकत में रखें, हरकत में रखें। वो देखिए जो बात हमारे बचपन में सुनी थी, हरकत में बरकत है इसमें, बॉडी अच्छी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी चाहिए, तो आपको बरकत। और आप इसका ख्याल नहीं रखते ना, तो फिर ये भी आपको बताती है डिफरेंट बीमारियों की सूरत ऐसी जगह बताती है। जैसे वो हमने पहले डिस्कस किया कि हर तरह की जो डायबिटीज हो रही है बहुत ज्यादा, और इस टाइप की चीजें होना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है यमुना, मैं अब ना ये चाहूंगी कि हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लें कि ऐसी कौन सी आइडियल वेट लॉस की टेक्निक्स हैं जो हार्मलेस भी नहीं है और जिनको हम कहेंगे ये जनरल है, मतलब स्पेसिफिक बॉडी टाइप्स के ऊपर नहीं है। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें गाइड कर दें। जो वेट लॉस वर्ड है ना, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये डाइटिंग वर्ड है ना, न्यूट्रिशन की बुक्स में वर्ड यूज नहीं होता। दिस इज नॉट अ मेडिकल टर्म, दिस इज नॉट एक साइंटिफिक टर्म नहीं है डाइटिंग, ठीक है। आप डाइटिंग लिख के भी कभी सर्च करो, कभी कुछ नहीं मिलेगा आर्टिकल्स में ना, जो प्रॉपर गूगल स्कॉलर वाले पब्लिश्ड आर्टिकल्स होते हैं। क्योंकि डाइटिंग जो वर्ड है ये गलत है। जो पहला स्टेप होता है ना आपको वजन कम करने का, पहले ये अपने आप को कैटेगराइज करो कि आप किस कैटेगरी में। जैसे मैंने कैटेगरी पहले मेंशन की थी कि आप उन लोगों में से जिसने वाकई ज़्यादा खा के वजन ज़्यादा किया, या आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, तो डाइट वही डाइट थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। निकालना घी है पर उंगली टेढ़ी करनी पड़नी है आपको, ठीक है। तो उंगली टेढ़ी करनी आती है आपके डॉक्टर को, आपके डाइटिशियन को। पहली बात है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू कंसल्ट द डॉक्टर, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको बड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद कैटेगराइज अपने आप को करने के बाद, अगर तो आपका वेट खाना ज़्यादा खाने की वजह से ज़्यादा हुआ तो उसको अपना 20-30% डाइट कम कर लोगे तो बहुत उससे फ़ायदा हो जाएगा विद फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी पे मैं बहुत फोकस करना चाहूँगी। मैं पहले से बात करना चाहूँगी, जब मैं पेशेंट्स देख रही होती हूँ ना, उनकी एज, वेट, हार्ट, उनकी जनरल हिस्ट्री लेने के बाद द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं उनसे करती हूँ ना, वो ये नहीं करती कि आप कब खाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं खाते। मैं ये करती हूँ, वॉक करने कब जाओगे। हाँ, क्योंकि जो कहता है ना यहाँ पे डामाडोल होता है, मैं कहती हूँ नो, आई एम नॉट द राइट डॉक्टर फॉर यू देन, आप मेरे पास नहीं आओ, बिकॉज मैं वॉक कराऊंगी आपको। क्योंकि आई डू नॉट, मैं टेम्परेरी सोल्यूशन कभी भी नहीं देखती कि मैं आज करा दूँ, पेशेंट क्या है, वाह वाह यमुना क्या बात है, क्या ज़बरदस्त डॉक्टर है, बाद में मुझे पता है, मुझे भी पता है कि 6 महीने बाद दोबारा रिलैप्स होना है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, मसले वापस आने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिजिकल एक्टिविटी और डाइट 50-50 के साथ ही है, ये ऐसे नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये होता है, ये सब आपने बड़ा आता है इंस्टाग्राम में ना, अक्सर कमेंट्स वगैरह में, वीडियोस वगैरह के नीचे कि अगर हम सिर्फ डाइट कर ले तो ठीक रहेगा, या हम सिर्फ वर्कआउट कर ले ठीक रहेगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ दोनों साथ चलेंगे, दोनों साथ। तो वही ना वेट लॉस वाली मिस्टेक ही हो गई ना कि आप इतनी मेहनत कर भी रहे हैं और आप एक एलिमेंट मिस करके जो है वो आपकी बॉडी भी टोन नहीं हो पाएगी, आपका जो है वापस आना जाना लगा रहेगा वेट का। बिकॉज वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल हु डू नॉट डू वर्कआउट, उनको कैलोरीज भी ना बहुत ही डेफिसिट में लेनी पड़ती है। बिकॉज जाहिर बात है कैलोरी डेफिसिट में किसी ना किसी तरह से जाना है ना, तो वो डाइट ही बहुत कम कर लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। वही बात है, बाल उतर जाएंगे, चेहरा खराब, तो ये खराब, वो खराब। उसके बाद कैटेगराइज करने के बाद अब बात है ट्रे मेकिंग पे। ये बात है ट्रे कैसे बनानी है। आपने अपनी ट्रे 3 चीज़ें मद्देनजर रखते हुए बनानी है। अपना जेंडर, अच्छा, आप मर्द है क्या औरत है, ठीक है। एज ग्रुप, एज ग्रुप कौन सा एज ग्रुप, जिस तरह मैं अगर फॉर एग्जाम्पल टीनेजर को कहूँगी ना कि तुमने हर हफ्ते में 3 दफ़ा हाई प्रोटीन खाना है मटन बीफ की फॉर्म में, तो मैं उसको, वो एल्डरली को तो नहीं कहूँगी ना कभी भी। आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि मुझे लेट्स से डाइटिशियन है, जब मैं था ना कोई 17 साल का तब कहा था तो मैं हफ्ते में 3 दफ़ा मटन खाना है। 40 साल के मैं 40 साल की उम्र होगी, मैं हफ्ते में 3 दफ़ा मटन ही खाता आ रहा हूँ, 40 साल तक मुझे हो गया मैं ये खाता आ रहा हूँ। ये तो गलत है, ये तो चर्बी चढ़ाना शुरू कर देगा। अच्छा ये ना मेरा यहाँ पे एक और भी मेरे दिमाग में बात आ रही है कि जो हमारे घर में खाने बनते हैं वो तो बड़े स्टैंडर्ड बनते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं। हाँ, तो वो सब एज ग्रुप्स वाले खा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, इस पर जरूर बात करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे से कमजोर है। बच्चों पे तो मैं जरूर बात करूंगी। हमारा खाना क्या, रोटी एंड सालन। हमारा कोई खाने की कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। हमारे घर में जो फादर को पसंद आ रहा है, जो बड़े भाई को पसंद आ रहा है, वही पक रहा है, वही बन रहा है, पके ही जा रहा है, पता नहीं कितने पके ही जा रहा है कितने सालों से। हमें कोई बैलेंस नहीं है, बचपन से खा रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं डिशेज में। हम अब फॉर एग्जांपल जैसे ओट्स है ना, ओट्स कितना, ओट्स के बारे में जब मैंने आपको ओट्स वर्ड बोला, आपके माइंड में डाइटिंग ही आई है ना, आपके माइंड में ये तो नहीं ना आया कि हाँ मेरे घर में परसों बना था, बना है। अभी घर में आपके पास ओट्स कब बने हैं एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ डाइट, कब बने आपके पास ओट्स? कभी नहीं बने। बहुत घरों में लोगों को ओट्स ही बनाने नहीं आते। हम अनाज पता भी नहीं होता, ओट्स का पता, अच्छा ओट्स का पता भी नहीं, तो ओट्स को उर्दू में कहते हैं क्या? बल्कि नहीं, आप मुझे कमेंट के नीचे बताइए कि आपको पता है ओट्स को उर्दू में क्या कहते हैं। हमें ये नहीं पता ओट्स को जब चक्की वगैरह से लेने जाना है तो उर्दू में क्या कहना है। ये जौ नहीं है, ये जई है। हाँ। ये नहीं पता हमें। मेरी इस पे समय ना जब मैं कर रही थी ना, बैचलर्स कर रही थी, तब मेरी इस पे रिसर्च थी और मुझे बड़ी डांट पड़ी थी, तो मुझे आज तक ओट्स को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे ये नहीं पता था। मेरा प्रॉपर वाइवा हो रहा था, उन्होंने पूछा कि आप ओट्स लगी हुई, बताइए बेटा उर्दू में क्या कहते हैं? जौ कहते हैं इसको, तो वही नंबर काटे में कहते बेटा जाए इसको जई कहते हैं। हर सबकी भुला के जई होती है। सही। अच्छा, सो
हमारी जो अल्लाह ने जो ग़िज़ा हमारे लिए पैदा की है ना, इतनी वर्सेटाइल है। जो मल्टी वाइटामिन की जो गोली होती है ना, एक आप वो ट्रे की गोली समझें, आप समझिए आपने उस ट्रे को मल्टी वाइटामिन की गोली बनाना है। अब वो गोली कैसे बनाना है? वो रोटी सालन से तो नहीं बनेगी। हमारा क्या होता है, रोटी खा ली, सालन खा लिया, सब्जी है तो सब्जी बने जा रही है, अच्छी सब्जियों का सीजन आए, साग बनता है, फ्रीजर में जाता है कि नहीं जाता? जाता है। कितना पालक भी जाती है, पालक भी फ्रीजर में जाती है। जो औखे बनने वाली चीजें हैं सारी वो सारी फ्रीजर में जानी है। हमारे साग जाना है फ्रीजर में, पालक जानी है फ्रीजर में, फिर हमारी स्ट्रॉबेरी जाती है फ्रीजर में। अब हमें मिल्क शेक अगर बच्चों को पिलाते हैं तो स्ट्रॉबेरी मतलब वो स्ट्रॉबेरी अगली आने वाली हो जाती है, हमारी पुरानी फ्रोजन स्ट्रॉबेरी खत्म नहीं होती। सो हम कहने का मकसद ये, हम सीजनल चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाते। हम बैलेंस तो है ही नहीं ना हमारी ट्रे में। रोटी है, सालन है, हमें नहीं पता फूड कब खाना है, किस तरह खाना है, क्या है तो क्या नहीं। सो जो इनिशियल जो डाइटिंग है ना, जब आपको हार्मोनल इश्यूज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट सबकी सेम है। अगर आप बस एज ग्रुप अपना ध्यान रखें, एज ग्रुप ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी ध्यान रखें, जेंडर ध्यान रखें। जैसे मर्दों को मैं कहूँगी ठीक है वो रात में रोटी एक दरमियाने साइज ही खा सकते हैं, औरत खाएगी तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट नहीं है कि वो बर्न हो सके। मर्दों का बर्न हो जाना, हमारा बर्न नहीं होना। तो जेंडर माइंड में रखना है, एज ग्रुप माइंड में रखना है, ठीक है। बच्चे का बर्न होना, आपका नहीं होना। हम बच्चों को कहते हैं दूध पी के रात को सोए, पर वो आदत कोई छोड़ता ही नहीं है। वो 40 साल की 50 साल की खातून भी दूध पी रही होती है। आपको पता है जब मेरे पास इस एज ग्रुप का पेशेंट आता है और उसको दूध पीने की आदत हो तो ये छुड़वाना सबसे मुश्किल काम होता है मुझे। वो कहते रहते हैं आप रोटी ना दें, आप चावल ना दें, आप कुछ निकालें, दूध मैं रात का लूँगी। अब रात का जो दूध है उसका आप मसला देखें कि आप रात को इंतहाई कैलोरी डेंस 150 कैलोरी की चीज़ खा के सो जाते हैं। फिर वो पेट्रोल वाले एग्जाम्पल कहते हैं चर्बी कहाँ से आई? सुबह तो 150 कैलोरीज बॉडी में ही होंगी ना, आपने कहाँ बर्न की है? वो थोड़ी बहुत जो आपके रात सोते में यूज़ होनी है वो होनी है, बाकी यू डिड नॉट बर्न दोज कैलोरीज। सो ट्रे बनाना सीखें। अब अनाज की अगर बात करें तो अनाज कितने हैं? मकई भी है हमारे पास गंदुम भी है, हमारे पास जौ है, जई, बाजरा, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। बट हम क्या यूज करते हैं? हम सिर्फ गंदुम के पीछे पड़े हुए हैं, हम सिर्फ गंदुम यूज करते हैं। बाकियों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, जायका ही नहीं मुंह को लगे हुए, बिल्कुल घर में आते ही नहीं। इतने खराब जायके नहीं है। वही बात कि छोटी एज में खैर हमारे तो जायके लग गए ना, कोई बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो तो अपने जायके बदलने की कोशिश करेगा, वरना दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने बच्चों के जायके बदलने की कोशिश करें, उनकी रोटियां बदलें। हर अनाज का एक मुख्तलिफ जायका, एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार बनाने का, एक मुख्तलिफ उसके साथ न्यूट्रिएंट भी है। हर सब्जी का एक मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट है। मैं जब पेशेंट से कहती हूँ ना कि आप सब्जी खाओ या फल खाओ, तो मुझे कभी भी ये नहीं कहती कि बस मतलब फल खा लो, कोई भी फल खा लो। मैं कहती हूँ भाई उसको सीजनल यूज़ करें, बदल के खाएं। सेब का न्यूट्रिएंट खरबूजे में नहीं है, खरबूजे का तरबूज में, तरबूज का लीची में नहीं, लीची का लोकाट में नहीं है। कितना कुछ है हमारे पास। आपने हमेशा मिक्स करनी है चीज़ें, मिक्स एंड मैच में खानी है। सब्जी जब खानी है तो सब्जी का नाम लो, सैलड का नाम लो तो सिर्फ खीरा ही खाते, खीरा गोभी, खीरा गोभी प्याज, या कुछ लोग भी प्याज भी खा लेते हैं। प्याज में कुछ लोग नहीं खाते कि स्मेल आएगी बाद में जो ऑफिस वगैरह जाना होता है, वरना सिर्फ खीरा गोभी एक ऐसा नेशनल सलाद है हमारा ना, ये आपको हर जगह मिलेगा। तो बाकी भी है, उनको बेचारों का कसूर है, उनको वो भी इक्वली बेनिफिशियल है। चुकंदर के बड़े फायदे हैं, चुकंदर के बड़े फायदे हैं। सो जब ट्रे बनानी है तो आपने कैसे बनानी है? उसमें एक अच्छा फूड ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली फूड ग्रुप्स होते हैं कोई 5-6। आपने कम से कम कोशिश करनी है एक ट्रे को एक मल्टीविटामिन ट्रे में कन्वर्ट करने के लिए कि कम से कम 3 से 4 फूड ग्रुप्स एक ट्रे में हो। अच्छा सारे भी नहीं डालने, सारे भी हर वक्त डालने से रात को फॉर एग्जाम्पल आप सारे के सारे फूड ग्रुप्स डाल देते हो, दूध भी ले लेते हो, दही का भी कुछ ले लिया, फिर प्रोटीन भी ले लिया, ये भी ले लिया, वैसे हजम नहीं होना। तो हर अच्छा दिन के टाइमिंग के हिसाब से भी थोड़ी सी चेंजिंग्स आती हैं। सुन्नत पे पहले बात करूँगी, खाना जो है सुन्नत के मुताबिक जो है वो खाएं। तो नाश्ता सबसे हैवी, लंच उससे कम, डिनर में सिर्फ आपके मैदे का एक पोर्शन फील हो कि आपको उस वक्त का चैन आए और बात ख़त्म हो, ठीक है। अच्छा जी, अब ट्रे आपने कैसे बनानी है? सिंपल सा फॉर्मूला है, एक चीज़ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से। अब ये नहीं कि आपने दूध पी लेना है खाने के साथ, ठीक है, आप दही के 2 चम्मच रख सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब वेट लॉस की बात आती है ना, तो आपने ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब मैं फूड ग्रुप्स ज़्यादा फूड ग्रुप्स ऐड करने की बात कर रही हूँ, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप लोगों ने पूरी एक कटोरी रख लेनी है, इतना ज़्यादा सैलड, इतना ज़्यादा दही, इतना ज़्यादा दूध। स्मॉल पोर्शंस यूज़ करके आप बहुत अच्छे से उसको बैलेंस कर सकते हैं। स्मॉल पोर्शंस में क्या आता है? छोटू सा दही, 3 चम्मच दही रख लिया, मीडियम साइज की रोटी रख ली, बिकॉज बाकी जगहों से भी कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं। मीडियम साइज की रोटी रख ली आपने, साथ सालन रख लिया। सालन शुड बी वेरी इक्वली डिवाइडेड पूरे वीक में, कब सब्जी खाइए, कब दाल खाइए, कब चिकन खाया है, तो क्योंकि अक्सर लोग दालें नहीं खा रहे होते। हमारा बहुत सारे बच्चे दालों का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है उनको। इस तरह से बैलेंस आपने बिगड़ा हुआ है, सब कुछ बिगड़ा है, नीचे से बिगड़ा हुआ है तो ऊपर तक बिगड़ा ही रहता है, ऊपर तक ही बिगड़ा रहता है। बच्चा नीचे बिगड़ा हुआ है ना, जो अभी दालें नहीं खा रहा, बड़े को कभी भी दालें नहीं खाएगा, तो ये टाइम है उनका हैबिट डेवलप करने का।
रोटी खाएं, रोटी के तो फिर अनाज बदल बदल के खाएं, कभी कुछ बना दे कभी कुछ बना दे, कभी रोटी निकाल दी और वो मटन वगैरह चिकन वगैरह सब्जी भी निकाल दी, ओट्स बना दी उनको, ओट्स में फ्रूट डाल के बना दिया। इस तरह से अनाज की वेरिएशन आप कर सकते हैं, ठीक है। कभी स्नैक में छल्ली दे दी, छल्ली आपने कब खाई थी आखिरी दफ़ा, कुछ नहीं याद होता हमें, ये बड़ी ओकेजनल चीज़ें नज़र आ गई तो खा ली, किसी को पता ही नहीं कि चलिए इसको हफ्ते में 2 दफ़ा मंगवा के खाना चाहिए आपको, इसका न्यूट्रिएंट मुख्तलिफ है। तो रोटी हो गई। सालन बहुत अच्छा डिवाइड होना चाहिए। अगर आपका ग्रोइंग एज वाला ग्रुप है, प्रोटीन बहुत अच्छी लेनी है, प्रेगनेंसी में प्रोटीन बहुत अच्छी लेनी है। वेट लॉस है, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेट लॉस है प्रोटीन अच्छी लेने का रीज़न ये होता है, लोगों को ये बहुत पता है कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है, पर हाई प्रोटीन का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट निकाल देने हैं। हाई प्रोटीन का मतलब ये है कि आपने जो प्रोटीन है उसको एक अच्छी अमाउंट में लेना है, क्योंकि जब आप वजन कम कर रहे होते हो तो बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। नॉर्मली क्या होता है, मील स्किप करके ना हम बिस्किट खा रहे थे, बड़ी लो कैलोरीज होंगे इसके अंदर ना, तो ये बड़ी एक मिस्टेक होती है। खैर मिस्टेक से बाद में बात करेंगे। सो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी कि वो मतलब कुछ छोड़ दिया और उसकी जगह प्रोटीन ले ली, या बिल्कुल ही प्रोटीन ले ली और आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं रोटी निकाल दी, फल ही निकाल दिए। तो अच्छा बैलेंस करना है इसको। रोटी के साथ प्रोटीन का पोर्शन या सब्जी का पोर्शन, दाल होनी चाहिए। सैलड इज इम्पॉर्टेंट फिक्स पार्ट ऑफ द डाइट, ये बड़ा ज़रूरी है। ये आपका चेहरा अच्छा करेगा, स्किन अच्छी करेगा, ग्लो लाएगा वगैरह वगैरह। मल्टी वाइटामिन का बड़ा अच्छा सोर्स मुझे लगता है कि जो हमें अपनी ज़िंदगी में एक ओवरऑल चेंज लाने की ज़रूरत है ना, जो एक एडिशन करने की ज़रूरत है, वो ये सैलेड की ज़रूरत है। सैलेड ना हम अपने खानों में रात में भी लोग नहीं खाना पसंद करते, नाश्ते में पसंद नहीं करते। नाश्ते में कहते हैं चलो ना खाओ, उसको स्मूदी बना लो, चलो वो भी नहीं बनानी, अंडे के अंदर डाल लो। अंडे की बात करें तो नाश्ते में अंडा जरूर होना चाहिए, नाश्ते में प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए, डिनर में प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए, लंच में चलो अपनी पसंद का कर ले। सिंपल सा फॉर्मूला है। हर खाने से दूसरे खाने के बीच 4 घंटे का गैप दें। दिन में सिर्फ एक दफ़ा फ्रूट खाएं। अगर डाइटिंग की बात करें ना, दिन में एक दफ़ा फ्रूट खाएं। वॉक जब करेंगे तो कम से कम वॉक करने से पहले 3 घंटे पहले आपके पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अक्सर लोग कह रहे थे कि मुझे अभी फॉलो सारा टाइम चला है, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम सहरी के बाद वॉक करें, तो उसको तो वॉक हो नहीं सकती। आपने कितना यहाँ तक खाया होता है सहरी में, तो हम यहाँ भी नहीं, मैदा यहाँ तक होता है हमारा, तब मैदा साइज बड़ा हो जाता है हमारे मैदे का, हम यहाँ तक खाते हैं, तो उसके बाद वॉक नहीं हो सकती। तो वॉक से 3 घंटे पहले आपने पेट को भूखा होना चाहिए आपका। तो आपके जो फूड ग्रुप्स हैं वो आपने अनाज रखना है लाजमी, प्रोटीन टाइप चीज़ को रखनी है लाजमी, मल्टीविटामिन्स में आपका जो है सब्जी लाजमी आएगी। और जब खाना आपने शुरू करना है, पहले सैलड के 2 पोर्शन कर लें। आधा सैलड खाने से पहले खाना है। जो हम कहते हैं ना भूख बहुत लगती है, खाने का पैटर्न बदले, तरीका खाने का। खाने से 15 मिनट पहले आधा ग्लास पानी पिया, उसके बाद सैलड से शुरू किया, आधा सैलड खाया, उसके बाद रोटी और सालन थोड़ा सा पेट भर जाता है ना, पेट भरता है उससे, कम खाते हैं। फिर रोटी और सालन पे जाएं, रोटी और सालन के साथ सैलड खाना शुरू करें। दही के 3 चम्मच ने आप एक इतनी अच्छी और प्यारी ट्रे बनेगी ना। फिर ड्राई फ्रूट्स को हम कहते हैं तो गर्मी में खाने वाली चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल खाएं, बालों और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट आप दिन में उस टाइम पे ऐड करें जब आपका स्नैकिंग करने का दिल कर रहा होता है। इस तरह से मैनेज करेंगे तो वजन कम करना बिल्कुल मुश्किल काम है। जस्ट ट्रे बनाना सीखें अपनी, और वही पोर्शन कंट्रोल वाली बात है, और आपने फूड ग्रुप्स अपने ऐड करने हैं, फूड ग्रुप्स अपने बैलेंस करेंगे तो वेट भी कम हो जाएगा और वो वाला मसला भी नहीं होगा, वीकनेस हो रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो इसमें जब अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी हम मिस्टेक्स भी करते हैं, ठीक है, कि हमने जो है एक ही चीज़ खानी है, वही बार बार खानी है, और हमारे फूड ग्रुप्स जो हैं वो बहुत सारे आगे पीछे हो जाते हैं। तो आप ऐसी कौन सी जो मिस्टेक्स हैं जिनको आप लाइक ज़्यादातर मॉनिटर करते हैं? 4-5 ऑन द टॉप ऑफ माई हेड जो मिस्टेक्स है ना, जो हर किसी की मैं ठीक करा रही होती हूँ। क्या आप दूध पीते हैं? नहीं, मैं दूध नहीं पीता। चाय पीते हैं? यस, चाय में दूध पत्ती पीता हूँ। तो 1 लीटर दूध, 1 लीटर तक दूध कम अज़ कम भी ना, लोग दूध चाय पीने के शौकीन होते हैं, वो चाय की सूरत में ले रहे होते हैं, उसमें चीनी डाल रही होती है। या पूछो चीनी तो नहीं खाते, चीनी और सब छोड़ी हुई है, 4-5 साल हो गए चीनी छोड़ी, बस चाय में लेते हैं, शहद और शक्कर डाल रही है, पर या सिर्फ चाय में लेते हैं या शहद शक्कर डाल रही है। बात आपकी डाइटिंग में वहीं आ, क्योंकि डाइटिंग की बात कर रहे हैं ना, हेल्दी रूटीन में अगर आपने रहना है ना, अगर आपने वेट नहीं लूज़ करना, तो आप चीनी और शहद पे स्विच कर सकते हो, बट नॉट इन डाइटिंग। चाय एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खाना छोड़ के सिर्फ फ्रूट खा लेना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस कर रहे हो। उसके बाद रात सोने से पहले दूध पीना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वॉक से पहले 3 घंटे पहले आपको खाली पेट होना चाहिए, कुछ खा के वॉक करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। वॉक से पहले मैं अक्सर लोगों ने मेरी वीडियोस में सुना होगा, मैं कहती हूँ ब्लैक कॉफ़ी लाजमी पिए। लोग कॉफ़ी छोड़ के समझते हैं ग्रीन टी में भी उतना ही कैफीन या है, तो वो ग्रीन टी पी के कर रहे होते हैं। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, कॉफ़ी इज़ कॉफ़ी, वो एक अलग चीज़ है, आपने वही लेके करना होता है, ठीक है। फिर वॉक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब वॉक करते हैं, अक्सर लोगों को करते हैं वॉक, जब मैं कभी खुद वॉक करने जाऊँ ना, तो मेरा दिल करा तो मैं लोगों को रोक के कहूँ कि जो आप अगर वजन कम करने के लिए वॉक करें ना, ये चहलकदमी हो रही है, दिस इज नॉट वॉक। रात को जाएंगे आप डाइटिशियन के पास जाएंगे, कहेंगे नहीं मैं तो बड़े 2 घंटा करके आई हूँ, मैं क्या बात होगी, मेरी 4 किलोमीटर की है, पर वही फोन यूज कर रहे हैं, बस टहल फोन यूज कर रहे हैं, 2 फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब वॉक करें ना, तो आपने एक ध्यान रखना है कि आपकी पिंडली से लेकर थाई तक
पूरा आपको मसल की टाइटनेस फील होनी चाहिए। जब तक ये कंडीशन नहीं आती समझे वॉक नहीं हो रही। और ये एक बड़ा कॉमन मसला है और लोगों को पता ही नहीं होता। हम कहते हैं और अच्छा लोगों को पूछो ना तो कहते हैं कि अच्छा पूछती बड़े तरीके से, मैं इस तरह से नहीं पूछती कि उनको लगे कि ये जवाब देना हमने वो कह रहे कि हाँ टाइटनेस महसूस होती है, मैं कहती हूँ हाँ टाइटनेस महसूस होती है। मैं हमेशा पूछती हूँ कि अच्छा जब आप वॉक करते हैं तो टाइटनेस तो नहीं महसूस हुई? तो जिसको हुई होती है तो वो तो कहता है नहीं हुई थी मुझे बहुत टाइटनेस होती है। तो उसे लोग कहेंगे नहीं बड़ा रिलैक्स है, बड़े अच्छे मसल है मेरे, टाइटनेस नहीं महसूस होती। तो मैं कहती हूँ भाई वो तो फिर आप हवा खा के चहलकदमी करके हवा खा के वो फन करके आ गए फ्रेंड्स के साथ। टाइटनेस तो होनी चाहिए, दिस इज द हेल्दी थिंग। फिर क्या होता है मसला, टाइटनेस हुई 4 दिन दर्द होनी है और 4 दिन जब लगातार दर्द रहनी है उसके बाद हमने बैठ जाना है। भाई दर्द बड़ी हो रही है मसल में, 4-5 दिन तो पट्ठों ने खुलने में वो दर्दी तो लगानी। 40 साल से डॉर्मेंट पट्ठे थे, कभी तो इस्तेमाल ही नहीं टांगे। बाथरूम जाने से लेकर कमरे तक आने तक इससे ज़्यादा कोई मुझे पता टांगे हमारी इस्तेमाल होती हैं? बिल्कुल नहीं। जब इस्तेमाल करनी पड़ती तो वो तो दर्द लगाएंगी। तो दर्द की टेंशन में आकर दर्द में आकर वॉक छोड़ देना ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और फिर आखिरी कितनी कॉमन मिस्टेक ना, क्योंकि रोटी के बगैर हम तो गुजारा नहीं। आप किसी पंजाबी को कह दो ना कि तुमने रोटी नहीं खानी, वो कहेगा मैंने आपको चेक नहीं कराना, अल्लाह हाफिज। उस जगह मैंने आपको चेक नहीं कराना, अल्लाह हाफिज। और वैसे भी न्यूट्रिशनली स्पीकिंग रोटी का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम किसका है, हमें पता ही नहीं हमारा जो आटा है वो होल व्हीट है कि नहीं है। तो जो आटा है आपने उस पर बहुत चेक रखना है कि आपका होल व्हीट है कि नहीं है। और उसको चेक रखने का बड़ा आसान तरीका है कि अगर तो आपने रोटी बनाई है और बनाने के गरम रोटी ना बनाने के बाद आप पंखे के नीचे रख दें। जो होल व्हीट आटे की रोटी होती है ना वो ठंडी यख जरूर हो जाएगी, पत्थर जरूर बन जाएगी, पर पापड़ नहीं बनेगी। जो पिक करके टूटी, आपने देखा तंदूर की रोटी जो पिक करके टूटती है, ठीक है, वो ठंडी हो जाती है, आपको फौरन खानी होती है। वो फौरन नहीं खाओ तो वो अकड़ना शुरू, टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो प्योर वो होल व्हीट आटा नहीं होता, वो चोकर नहीं होता उसके अंदर। तो जो ग्लूटेन है ना एक पार्ट आपकी गंदम वाले आटे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो है तो आपकी रोटी सिर्फ ठंडी होगी, अकड़ेगी नहीं। ठीक है। तो जब आपकी रोटी अकड़ती है तो इसका मतलब उसकी जो गंदम का जो दाना था उसको कोई ना कोई प्रोसेसिंग से वो गुजरा कि उसकी लेयर्स उतरी हुई हैं। तो वो एक होल व्हीट आटा था ही नहीं आपको। जो सफ़ेद आटा है ना, और अक्सर लोग सफ़ेद आटा खा रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी करता है और कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होती जा रही है। ये कॉन्स्टिपेशन भी करता है और उसके बाद अगर मैं डाइटिशियंस कहते हैं मीडियम साइज़ की रोटी खाएं, तो मीडियम साइज़ की रोटी खा के तो कभी पेट भरना ही नहीं, क्योंकि फाइबर ही नहीं था। फाइबर होगा तो पेट भरेगा। ये जो खा भी रहे हैं और फिर भी आपको उसका फायदा भी नहीं हो रहा, पेट भी नहीं भरा, कुछ पहुंच नहीं रहा, बीमारी लैदा करेगा। क्योंकि देखिए हमेशा मैं तो जब भी किसी को डाइट प्लान बना के देती हूँ ना, मेरे पास कोई भी मोटापे का पेशेंट आए तो मुझे एक माइंड में होता है कि इसको शुगर हो जाएगी, क्योंकि हो जाती है। हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है, क्योंकि अभी हर किसी को अपनी फैमिली हिस्ट्री में शुगर लाजमी मिलनी है, ऐसे ही है। तो उसमें मैं सारा वो मद्देनजर रख के बनाती हूँ। तो जब शुगर की बात आती है तो वॉक और ये आटे, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स बताएंगे, फ्रूट का गलत खा लेना, ये चीज़ों का दूध पी लेना, तो अपने आप को उतना ही फूड अलाउ करें जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। अच्छा जिम्ना, मैं चाहूँगी कि एंड के ऊपर जो है वो आप हमें एक मैसेज दे दें हमारी ऑडियंस के लिए जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ताकि उनको जो हमें कंक्लूसिव से एडवाइस और रिमार्क्स वगैरह दे सकें। देखिए एक बड़ा ही छोटा सा सोल्यूशन मैं बताना चाहूँगी, बिकॉज हम प्रॉब्लम हमने बहुत डिस्कस की हैं। एक सोल्यूशन है ना डिमोटिवेट होने का। देखिए डिमोटिवेट आप भी होंगी, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन लोग कहते हैं डाइटिशियन है इसको तो पता होगा हर चीज़ों का, इसलिए को डिमोटिवेट होना है। बिकॉज डिमोटिवेट इसलिए होना है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं एक इंसान हूँ और मैंने डिमोटिवेट होना है। मैं एक कंप्यूटर नहीं, पार्ट ऑफ द बिहेवियर है आपके, पार्ट ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर है डिमोटिवेट होना। पर डिमोटिवेट तो हो गए, पर मोटिवेशन कहाँ से लानी है? मोटिवेशन का आपको तरीका बताऊंगी। देखिए जब कोरोना वगैरह जब आया था तो उस टाइम पे बहुत से लोगों ने सिर्फ मूवीज़ देकर टाइम वेस्ट किया, पर वो एक बहुत अच्छा टाइम था कि आप कुछ कोर्सेज करते और आप स्किल्स सीखते। कहने का मकसद ये इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। पॉडकास्ट करने के पीछे भी क्या रीज़न है कि लोगों तक हेल्थ की बात और भी एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताई जा सके। अब होता क्या है, आप जिन लोगों में उठो बैठो और जो चीज़ें देखो आप वही बनते हो एट द एंड ऑफ द डे। आप एक हैप्पी मतलब कॉमेडी शो देख रहे हो तो आप हैप्पी होते हो, आप कोई सॉब सी मूवी देख लो तो आपका मूड सैड हो जाएगा, सारी दुनिया ही ख़राब है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसा अपना मूड और अपना इन्वायरमेंट चाहते हो ना, उन्हीं लोगों में उठो बैठो वही चीज़ें देखो। तो उठो बैठो से क्या मुराद है? अगर मैं ऐसे ग्रुप में बैठ रही हूँ, मुझे हेल्दी रहना है और मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, पर मैं ऐसे ग्रुप में बैठ रही हूँ जो जाके खाता ही बर्गर्स है, तो मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगी ना। आज नहीं खाऊंगी, कल नहीं खाऊंगी, परसों बर्गर खा लूंगी मैं। सो उन्हीं लोगों में उठे बैठे और वही कंटेंट देखें जो आप देख के मोटिवेशन आपको मिले। अब कंटेंट कौन सा होता है मोटिवेशन के लिए? जब डाइटिंग की बात आती है वो ये होता है
कि पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल यही पॉडकास्ट हो गई, ऐसी और भी बहुत पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, ऐसे बहुत से चैनल्स और डाइटिशियंस अवेलेबल हैं जो मोटिवेशन में बात करते हैं, जो आपको और भी आसान से आसान तर तरीके बताते हैं, जो वो शॉर्ट टर्म चीज़ों में बात नहीं करते। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म को फॉलो करना शुरू किया तो आपकी मेंटालिटी शॉर्ट टर्म की बन जाएगी। इंटरनल ड्राइव के ऊपर फोकस, बिल्कुल इंटरनल ड्राइव, इंटरनली अपने आप को बिल्कुल जीरो से ठीक करने के बारे में सोचें, वही चीज़ें देखें, शॉर्टकट्स वाली चीज़ें मत देखें इंटरनेट पे। हमेशा यही देखें कि भाई ये चीज़ें, इनका कोर इशू क्या है, अपने इशू को समझें और उसी पे वर्क करें, उन्हीं लोगों को फॉलो करें, उनसे बात करें जो इस बारे में खुद भी बात करना चाहते हैं, इसके लिए एनफ मोटिवेटेड है। बिकॉज देखें, आपको सेहतमंद रहना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी। जैसे फीमेल्स को मैं कहती हूँ कि फीमेल्स के ना, फीमेल सतून होती है घर का, ठीक है, पूरी फैमिली आप पे डिपेंडेंट होती है। बहुत सी खवातीन को मैंने देखा 40 ईयर्स ऑफ एज में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है, बिकॉज पहले जब टाइम अपना ख्याल रखने का टाइम होता है तब आप नहीं रखते, और 40 पे आप कहते हैं चलो मैं फारिग हो गया अब रखूँ, पर अब कुछ इरिवर्सिबल डैमेजेस हो गए होते हैं। तो आपने अपना ख्याल रखना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, बिकॉज आप पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बस उन्हीं लोगों में उठे बैठे मोटिवेशन लें उन लोगों से जो लोग इस चीज़ के बारे में, इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, और ये हमारी ज़िंदगी के हर मामले पे भी अप्लाई होता है, पॉजिटिव लोगों में उठे बैठे, अच्छे लोगों में उठे बैठे। थैंक यू वेरी मच जुम्ना, आप हमारी पॉडकास्ट की पहली गेस्ट बनी है आज और हमने बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन की है, हेल्दी डाइट के ऊपर बात की है। मैं अपनी ऑडियंस को भी बहुत थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने हमें इस पॉडकास्ट के लिए जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, और आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि हम जो है इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें और बताएं कि आप किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कशंस देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन यमुना, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।